हेलो दोस्तों। हमें एमिल दुर्खीम का जितना भी पढ़ा वो रिवाइज करना है। तो एमाइल दुर्खीम या एमिल दुर्खीम, इनके बारे में जितना भी पढ़ा है वो फटाफट हमें देखना है एमिल दुर्खीम के बारे में। तो सबसे पहले जो इनका बर्थ हुआ था वो 15 अप्रैल 1858 में हुआ। तो जन्म कब हुआ था? 15 अप्रैल 1858। एक गांव था एपिनाल। कहाँ पर एपिनाल? लॉरेन में। और लॉरेन कहाँ पर है? फ्रांस में। तो फ्रांस के लॉरेन के एपिनाल गांव में एमाइल दुर्खीम का जन्म हुआ था। ठीक है। इसी एपिनाल में इन्होंने बेसिक पढ़ाई की। जब ये 21 साल के हो गए तो 1879 में इकोल एकेडमी में इन्होंने पढ़ाई की। तो एमिल दुर्खीम 15 अप्रैल 1858 को पैदा हुए फ्रांस के लॉरेन के एक गांव एपिनाल में। अपनी बेसिक पढ़ाई इसी विलेज एपिनाल में की। जब ये 21 साल के हुए तो इन्होंने एक एकेडमी थी, इकोल एकेडमी, उसमें पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद ये 1882 में टीचिंग शुरू कर दी। अच्छा खासा नाम हुआ। तो अध्यापन इन्होंने 1882 में प्रारंभ कर दी। जब इन्होंने 1882 में टीचिंग कर दी तो इनका नाम बहुत फेमस हो गया टीचिंग में। और इन्हें लगा कि अब और पढ़ाई करनी चाहिए, तो ये 1885-86 में कहाँ चले गए? जर्मनी चले गए। और जब ये जर्मनी गए तो वहीं पर इन्होंने ऑगस्ट कॉम्टे, जो फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है, उनके प्रत्यक्षवाद को पढ़ा। प्रत्यक्षवाद, ऑगस्ट कॉम्टे आपको पता ही होगा, जिसमें ऑगस्ट कॉम्टे ने कहा हम किसी भी डिवाइन थियरी को नहीं मानेंगे, हम केवल वही मानेंगे जो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, वैज्ञानिक परीक्षण के बाद शुरू होगा, केवल हम उसको मानेंगे, है ना। इसके अलावा ये किसी भी चीज को नहीं मानेंगे। ये ऑगस्ट कॉम्टे ने बोला। तो जब एमाइल दुर्खीम जर्मनी गए तो वहां ऑगस्ट कॉम्टे के सोशोलॉजिकल पूरे लिटरेचर को पढ़ा। और उन्होंने इस प्रत्यक्षवाद से सोशल या सामाजिक प्रत्यक्षवाद, सोशल परसेप्शनिज्म या सामाजिक प्रत्यक्षवाद को जन्म दिया। तो एमाइल दुर्खीम फ्रांस के लॉरेन क्षेत्र के एपिनल गांव में पैदा हुए, कोई दिक्कत नहीं। 1879 में जब 21 साल के हुए तो इकोल एकेडमी में एडमिशन लिया, ये भी कोई दिक्कत नहीं। 1882 में टीचिंग शुरू की, बहुत नाम हुआ। जब बहुत नाम हुआ तो इन्हें लगा कि हमें बहुत पढ़ना चाहिए, तो ये 1885-86 में जर्मनी चले गए। जब जर्मनी गए तो वहां ऑगस्ट कॉम्टे का प्रत्यक्षवाद, परसेप्शन थ्योरी को पढ़ा। और उस प्रत्यक्षवाद से इन्होंने एक सोशल परसेप्शनिज्म या सामाजिक प्रत्यक्षवाद को इन्होंने एक थ्योरी दे दी। इसके बाद जब ये लौटकर 1887 में आ गए, तो ये अगले साल ये लौट के आ गए 1887 में। तो इनके लिए एक यूनिवर्सिटी है बोर्डियक्स। बोर्डियक्स विश्वविद्यालय में इन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। और बोर्डियक्स विश्वविद्यालय ने इनके लिए एक अलग विभाग ही डाल दिया कि भाई आप तो सोशियोलॉजी पढ़ाओ, हम आपके लिए एक डिपार्टमेंट ही बना दे रहे हैं। तो 1887 में, 1885-86 में गए, एक आध साल, 1.5 साल के बाद ये वापस जब फ्रांस लौटे तो बोर्डियक्स विश्वविद्यालय ने इन्हें क्या किया कि इनके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट। ये क्वेश्चन आता है कि किस विश्वविद्यालय ने एमाइल दुर्खीम के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट शुरू किया। इसके बाद 1893 में डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी नामक विषय पर पेरिस यूनिवर्सिटी से, पेरिस विश्वविद्यालय से क्या कर ली? पीएचडी कर ली। इन्होंने पीएचडी कर ली। तो इन्होंने पीएचडी किस यूनिवर्सिटी से की? पेरिस यूनिवर्सिटी से की। और टॉपिक क्या था? डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। इस विषय से इन्होंने पीएचडी कर ली। इसके बाद हुआ क्या कि जिस विश्वविद्यालय से पीएचडी की
उसी विद्यालय में, विश्वविद्यालय में इन्होंने एज अ प्रोफेसरशिप ज्वाइन कर दी। उसी पेरिस विश्वविद्यालय में ये अब प्रोफेसर बन गए। उन्हीं और किस डिपार्टमेंट में? पेडागोजी, क्योंकि उस समय समाजशास्त्र पेरिस यूनिवर्सिटी में होता नहीं था। देखो बोर्डियक्स ने तो खोल दिया, हर यूनिवर्सिटी तो खोल नहीं देगी, तो इन्होंने पेरिस यूनिवर्सिटी में एज अ सोशियोलॉजी के प्रोफेसर नहीं, पेडागोजी के टीचर के हिसाब से इन्होंने ज्वाइन कर लिया। पेडागोजी के हिसाब से कि हम पेडागोजी पढ़ाएंगे, और इन्होंने डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया। जब इन्होंने पेडागोजी को ज्वाइन किया तो कुछ सालों बाद 1913 में पेरिस यूनिवर्सिटी ने शिक्षा शास्त्र, पेडागोजी इसका डिपार्टमेंट का नाम बदल के शिक्षा शास्त्र और समाज शास्त्र विभाग रख दिया, डिपार्टमेंट ऑफ पेडागोजी एंड सोशियोलॉजी। ये 1913 में इन्होंने ये कर दिया। तो अभी तक हमने क्या क्या जर्नी पढ़ी? फ्रांस के लॉरेन के एपिनाल गांव में 1858 को पैदा हुए। 1879 को एपिनाल कॉलेज में इन्होंने एडमिशन लिया। इसके बाद एपिनाल कॉलेज के बाद इन्होंने टीचिंग शुरू कर दी, टीचिंग में नाम हुआ। 1885-86 में जर्मनी चले गए। जर्मनी में ऑगस्ट कॉम्टे को स्टडी किया, प्रत्यक्षवाद को इन्होंने समझा, उसको सपोर्ट भी किया। इसके बाद अगले साल 1887 में वापस फ्रांस आए, बोर्डियक्स यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया। बोर्डियक्स यूनिवर्सिटी ने इनके लिए एक अलग से विभाग ही खोल दिया। पर 1893 में पेरिस यूनिवर्सिटी से इन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, समाज में श्रम का विभाजन विषय पर पीएचडी की, और इसी पेरिस यूनिवर्सिटी में 1902 में एज अ प्रोफेसर ज्वाइन की। जब इन्होंने प्रोफेसर पद पर नियुक्ति ली तो उस समय ये पेडागोजी या शिक्षा शास्त्र विभाग के प्रोफेसर थे, पर चूंकि इनका सब्जेक्ट सोशियोलॉजी था तो पेरिस यूनिवर्सिटी ने अपने डिपार्टमेंट का नाम ही बदल के पेडागोजी एंड सोशियोलॉजी कर दिया। इसके बाद 1913 के बाद जब 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो ये अपने देश में जो भी प्रचार सामग्री बनती थी, जो भी पब्लिशिंग मटेरियल बनता था, उसके सचिव बन गए। क्योंकि देखो उस समय युद्ध के समय अपने देश का पक्ष रखना, अपने देश के लोगों में राष्ट्रवाद फैलाना, नेशनलिज्म को स्प्रेड करने के लिए बहुत सारा आपको मटेरियल जनता को देना पड़ेगा कि उसको पढ़कर राष्ट्रवाद आए। उस स्टडी मटेरियल के पब्लिशिंग कमेटी के ये सेक्रेटरी बन गए। लेकिन दिक्कत क्या हुई, इसी युद्ध में इनका बेटा आंद्रे मारा गया। आंद्रे इनका बेटा भी नहीं, अकेला बेटा नहीं था, बल्कि सोशियोलॉजी में इनका सबसे लोग मतलब सबसे प्रिय शिष्य भी था। आंद्रे सोशियोलॉजी के बहुत अच्छे स्टूडेंट थे। तो इस युद्ध में जब आंद्रे की मृत्यु हुई तो वहां पर ये थोड़े से टूट गए, और फाइनली 1917 में जब ये फिलॉसफी पर, नीति शास्त्र पर एक बुक लिख रहे थे, इस बुक को कंप्लीट करने या शुरू करने से पहले ही इनकी डेथ हो गई। तो ये एमाइल दुर्खिम का पूरा जीवन परिचय है। तो 1858 को पैदा होने से लेकर मृत्यु होने तक हमने कंप्लीट पढ़ लिया। फिर अगर हम इनके काम देखें कि इन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी, तो हमें थोड़ा सा इनकी किताबों को भी याद करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे इन्हें पीएचडी कब मिली थी? 1893 में। और आपको पता है कि ये पीएचडी किस टॉपिक मिला था? डिवीजन ऑफ लेबर इन आवर सोसाइटी। इन्हें इस बुक के लिए, तो ये पहली बुक 1893 थी। इसके अलावा इन्हें जो सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली थी वो 1897 में एक बुक थी ले सुसाइड। इस बुक के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। 1912 में इन्होंने रिलीजन पे एक बुक लिखी जो बाद में धर्म का सिद्धांत बना, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। इसके बाद 1924 में लिखी फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। 1925 में लिखी फिलॉसफी ऑफ
सॉरी, 1924 में जो बुक लिखी उसका नाम है सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन। 1924 में जो बुक लिखी उसका नाम है सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन। 1925 में जो बुक लिखी उसका नाम है सोशोलॉजी ऑफ फिलोसॉफी। 1928 में इन्होंने बुक लिखी मोरल एजुकेशन। और जो इनकी आखिरी बुक थी 1938 में, वो बुक थी द एवोल्यूशन ऑफ पेडागोजी इन यूरोप। तो जो इनकी आखिरी बुक थी वो बुक थी 1938 में, एवोल्यूशन ऑफ पेडागोजी इन यूरोप, नहीं सॉरी, फ्रांस। तो ये इनका पूरा किताब का स्ट्रक्चर है, कौन कौन सी बुक इन्होंने लिखी है। तो ये बुक हमें याद करना है। 1893 में कौन सी बुक याद की इन्होंने, कौन सी बुक बोली? 1893 में इन्होंने बोली डिवीजन ऑफ लेबर इन आवर सोसाइटी, जिसपे इन्हें पीएचडी मिली। 1897 में ले सोसाइटी। 1912 में एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। 1924 में सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन। 1925 में सोशोलॉजी ऑफ फिलोसफी। 1928 में मोरल एजुकेशन। 1938 में एवोल्यूशन ऑफ पेडागोजी इन फ्रांस। इसके अलावा एक बुक है जो और मिस मैंने यहाँ कर दी, 1895 में सोशियोलॉजिकल मेथड्स। तो इन्होंने इतनी चीजें लिखी है। क्लियर हो गया? ये रिवाइज हो जाएगा आपका। अब बात करते हैं इनके सिद्धांत की। तो दुर्खिम के हमें 3 सिद्धांत पढ़ना। एक थियरी ऑफ रिलीजन पढ़ना है, एक थियरी ऑफ सुसाइड पढ़ना है, और एक थियरी ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर पढ़ना। इतना इन्होंने 3 सिद्धांत, एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले थियरी ऑफ रिलीजन, धर्म का सिद्धांत। धर्म का सिद्धांत इन्होंने अपनी किस बुक में दिया था? तो 1897 में एक किताब थी, 1897 नहीं सॉरी, एक बुक थी 1912 में, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ आवर रिलीजियस लाइफ। तो सबसे पहले पूछा जाएगा कि एमाइल दुर्खिम ने जो अपने धर्म का सिद्धांत दिया था वो किस किताब में दिया था? 1912 की किताब है एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ आवर रिलीजियस लाइफ। ठीक है, क्लियर? अब इस किताब में इन्होंने 3 पार्ट लिखे थे। पहले पार्ट में इन्होंने बताया कि धर्म, रिलीजन क्या है। इसके बाद जितने पुराने सिद्धांत थे उसका इन्होंने क्या किया? खंडन किया। ही रिफ्यूटेड ऑल ओल्ड थ्योरीज रिलेटेड टू रिलीजन। सेकेंड पार्ट में इन्होंने अपने स्वयं के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। और तीसरे में सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया की एक ट्राइब है उरुंटा, उरुंटा, बाहुबली में उरुंटा ट्राइब के फेस्टिवल कोरोवरी का इन्होंने जिक्र किया। तो इस किताब को इन्होंने 3 पार्ट में लिखा। पहले पार्ट में धर्म का मतलब बताया और पुराने सिद्धांतों का खंडन किया। दूसरे में एक नया सिद्धांत दिया। और तीसरे में अपने थ्योरी को प्रूव करने के लिए सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया की ट्राइब उरुंटा के कोरोवरी फेस्टिवल का एग्जाम्पल। क्लियर हो गया? अब यहां समझते हैं। तो इन्होंने 2 पुराने सिद्धांत थे उसकी चर्चा करें। एक सिद्धांत है आत्मावाद, जैसे
एनिमिज्म भी कहते हैं। इसमें जो पहला नाम आता है टाइलर का, और दूसरा नाम याद करना चाहे या ना करना चाहे चलेगा, स्पेंसर। तो इन्होंने पुराने धर्म के पुराने सिद्धांत का खंडन किया, बोले फालतू के सिद्धांत है। उसमें पहला सिद्धांत जिन्होंने मना किया वह है एनिमिज्म। इन्होंने कहा कि जो टाइलर, मतलब एनिमिज्म में टाइलर ने यह बोला कि जब व्यक्ति नींद में जाता है और सपने देखते हैं तो उसके अंदर की आत्मा, सोल, टेम्परेरी रूप से, अस्थायी रूप से शरीर से बाहर निकल जाती है, और जब व्यक्ति की मृत्यु, डेथ हो जाती है, तो उसकी आत्मा स्थायी रूप से बाहर निकल जाती है। तो टाइलर का कहना है कि व्यक्ति जब रात में सपने देखता है तो इसका मतलब है उसकी जो सोल है वो घूम रही है, जहां जहां वो घूमती है वहां वहां उसको सपने आते हैं। तो हमें सपने में अगर दिख रहा कि हम खाई में गिर रहे हैं, मतलब हमारी आत्मा खाई में जा रही है। अगर हमें लग रहा हम सपने में स्विट्जरलैंड घूम रहे हैं, मतलब हमारी आत्मा स्विट्जरलैंड घूम रही है। अगर हम सपने में खाना खा रहे हैं, मतलब हमारी आत्मा खाना खा रही है। तो टाइलर ने कहा हमारी जो सोल है वो बॉडी से टेम्परली निकलती है और बहुत सारी एक्टिविटी करती है नींद में। वो जो भी एक्टिविटी करती है वो हमें सपने में दिखाई देती है, और मरने के बाद आत्मा परमानेंट निकल जाती है। तो आत्मा दो तरीके से शरीर से निकलती, एक टेम्पररी तरीके से और एक परमानेंट तरीके से निकलती है। और टाइलर ने बोला इसी आत्मा को खुश करने के लिए लोगों ने बहुत सारी पूजा पाठ शुरू की, और उन सब पूजा पाठ को मिलाकर रिलीजन या धर्म कहते हैं। क्लियर हो गया? तो दुर्खीम ने कहा कि ये तो मुझे ज्यादा समझ में आया नहीं, क्योंकि पुरानी जो जनजातियां हैं वो इतना सादा, आत्मा आत्मा, अस्थायी रूप से अस्थायी। तो दुर्खीम ने इनको क्रिटिसाइज बोला कि पहले के लोग इतने रैशनल या तार्किक नहीं होते थे कि आत्मा कब स्थायी निकले कब अस्थायी निकले इसका पता लगे। तो दुर्खाइम ने टाइलर की इस थ्योरी को मना कर दिया कि धर्म शुरू होने के पहले आत्मा या एनिमिज्म का कॉन्सेप्ट सही नहीं। इसके बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म। ये सिद्धांत मैक्स मूलर ने दिया, और मैक्स मूलर ने कहा व्यक्ति प्राकृतिक शक्तियों से डरता था, उनकी पूजा पाठ शुरू कर दी, और यहीं से रिलीजन का शुरुआत हो गई। तो इसको भी दुर्खाइम ने छोड़ दिया कि यार इसमें कोई सामाजिक कारण तो दिख नहीं रहा, और धर्म तो एक सोशल है ना, इंस्टीट्यूशन है, संस्था है, तो इसको सामाजिक कारण कोई होना चाहिए। तो दुर्खाइम ने मैक्स मूलर के प्राकृतिक शक्तियों से डरकर धर्म का मना कर दिया। तो दुर्खाइम ने अपनी बुक एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ के फर्स्ट पार्ट में इतना समझा दिया कि आत्मावाद भी गलत है और प्रकृतिवाद भी गलत है। जब ये बुक के दूसरे पार्ट में आए, इन्होंने अपना खुद का एक सिद्धांत दिया जिसे कहते हैं टोटमवाद। ठीक है, टोटमिज्म, टोटमवाद का। इसमें दुर्खाइम ने कहा कि देखो सुन, इन्होंने क्या किया, किसी भी पेड़, किसी भी पशु, किसी भी पक्षी, किसी भी वास्तविक या किसी भी काल्पनिक इंसान को अपना पूर्वज माना, और उसको बोलने लगे कि ये हमारा टोटम है। इन्होंने क्या किया, किसी को भी एंसेस्टर मान लिया। जैसे किसी ने स्नेक को, नाग को, सांप को मान लिया, बोल गए हम तो नागवंशी है। किसी ने सन को अपना एंसेस्टर मान दिया, बोले सूरज हमारा पूर्वज है। किसी ने चांद को बोला, बोले चांद तो चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, अग्निकुल, ये सब क्या है, किसी चीज को अपना एंसेस्टर या टोटम मानते हैं। और उन्होंने कहा सारे जो वंश हैं, सारे जो क्लेन है, वो सब इसी टोटम से निकले। उन्होंने कहा कि भैया हमारे इतने खानदान का एक ही एंसेस्टर रहा, टोटम, और इस टोटम के चिन्ह को बोलने लगे टोटम चिन्ह, टोटम साइन। अब इन्होंने क्या किया, टोटम से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी है दो में बांट दिया, एक सेक्रेड चीजों में और एक साधारण चीजों। तो फिर
इन्होंने कहा कि अगर हम टोटम से रिलेटेड जितनी चीजें हमें टोटम की पूजा पाठ में लगेगा उसे बोलेंगे पवित्र चीज, और जो टोटम की पूजा पाठ में नहीं लगता उसे बोलते हैं साधारण चीज। तो पहली बार किसने बोला था कि धर्म में दो चीजें होती, एक पवित्र चीज और एक साधारण चीज? बौद्ध धर्म, बौद्ध दुर्खाइम ने। तो दुर्खाइम ने, कहाँ गए रिमोट, दुर्खाइम ने बोला कि देखो क्या हुआ कि समाज ने ये माना कि कोई पर्टिकुलर पेड़ पौधा जो उन्हें लगता है कि उससे उन्हें पॉजिटिव वाइब्स आती है या जो उनकी रक्षा करता है ना, ऐसे समझ लो कि एक इंसान के पीछे, कबीले के पीछे मान लो एक कोई जंगली जानवर पड़ा है, इतने में कहीं से एक सांड आया और जंगली जानवर से भिड़ गया, और जंगली जानवर से भिड़ गए, इतने में आदमी भाग गया। अब आदमी जब अपने गांव को ये कहानी सुनाएगा कि आज मैं जंगल में फंसा, दो लोमड़ी पीछे पड़ी, इतने में एक सांड आया, जंगली भैंसा आया और सबसे लड़ने लगा, तो कहीं ना कहीं उस समाज को लगने लगा कि ये जंगली भैंसा अचानक तो आए नहीं, ये हमारी रक्षा के लिए आया होगा। तो उसको अपना पूर्वज मानने लगे, उसी को टोटम बोल दिया। और टोटम के लिए जो भी पूजा पाठ के लिए चीजें शुरू कर दी उसे बोलते हैं पवित्र चीजें, और जो उसकी पूजा पाठ में नहीं लगती उसे बोलते हैं साधारण चीजें। तो एमाइल दुर्खीम कहते हैं कि उनके काल्पनिक पूर्वज टोटम से जुड़े जितने भी विश्वास होते हैं, बिलीफ्स होते हैं, और जितने भी विश्वास से जुड़े आचरण, हवन पूजा, जितने भी कंडक्ट्स होते हैं, इन्हीं को अगर हम मिला दें तो उसे धर्म या रिलीजन कहते हैं। तो धर्म रिलीजन कहाँ से आता है? टोटम से। टोटम से जुड़े हुए जितने विश्वास, जितने आचरण हैं, उसी को हम टोटम कहते हैं। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है। धर्म, इन्होंने फिर धर्म के बहुत सारे फंक्शन बताए, जैसे उस पूर्वज के नाम पर सब एक हो जाते हैं, उस पूर्वज के नाम पर जो नियम बनाते हैं वो अनुशासन रखता है। तो इस पूर्वज के नाम पर इन्होंने बहुत सारे आचरण नियम बनाए और बोला कि कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन नहीं करेगा, नहीं तो पूर्वज नाराज हो जाएंगे। तो धीरे धीरे हम लोग डरने लगे कि यार धर्म की चीजों का उल्लंघन नहीं करा। तो इन्होंने कहा वास्तव में टोटम कुछ होता थोड़ी, वो काल्पनिक है। रियल में जो है वो सब कुछ सोसाइटी, सोसाइटी ने अपने सदस्यों को एक रखने के लिए, यूनाइट करने के लिए, डिसिप्लिन में रखने के लिए, मोटिवेट करने के लिए एक क्या बना दिया? पूर्वज बना दिया, टोटम बना दिया। तो एक्चुअली मैन क्या है? समाज। समाज अपने आप को तोड़ना नहीं चाहता, तो मैन है समाज। समाज ने अपने सदस्यों को एक बनाए रखने के लिए, अनुशासित रखने के लिए, मोटिवेट करने के लिए टोटम बनाई। तो टोटम रहे या ना रहे, धर्म रहे ना रहे, सब कुछ समाज है। तो आपसे पूछा जाएगा वास्तव में ईश्वर कुछ नहीं, समाज है। वास्तव में धर्म कुछ नहीं, समाज है। तो रिलीजन को एक सोशल फैक्ट बताने वाले, धर्म को एक सामाजिक घटना बताने वाले पहले व्यक्ति एमाइल दुर्खीम थे। तो ये इनका सिद्धांत हो गया। लोग, हालांकि लोगों ने क्रिटिसाइज किया, लोगों ने बोला इसके बाद देखो हम लोग कह रहे थे कि जो टोटमवाद है इसको बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। लोगों ने कहा हाँ ऐसा लग रहा है कि आत्मावाद और प्रकृतिवाद उतना जस्टिफाई नहीं कर पा रहे कि धर्म के पीछे सामाजिक पावर कैसे आ गई। वहीं दुर्खाइम ने टोटमवाद में कहा कि देखो टोटमवाद में क्या हुआ, सामाजिक समूह बन गया। तो टोटम कौन है? सारे वंशों का एंसेस्टर। तो सारे जो वंश उस कबीले के हैं वो सब एक ही टोटम में आते हैं। तो टोटम क्या हो गया? एक व्यक्तिगत ना होकर सामूहिक बन गया। क्लियर? तो लोगों ने कहा ठीक है, लेकिन आगे चल के कुछ समाजशास्त्रियों ने इसकी आलोचना की। जैसे एक समाजशास्त्री है गोल्डन वीजर। गोल्डन वीजर ने कहा कि दुनिया में हर धर्म में टोटम हो ऐसा तो जरूरी नहीं। दुर्खाइम क्या कहते हैं? धर्म की शुरुआत ही टोटम से होती है, लेकिन उन्होंने कहा कई ऐसे धर्म है जिसमें टोटम होते ही नहीं। तो जब टोटम ही नहीं था तो वो धर्म कैसे आया? बहुत सही पकड़ा। तो गोल्डन वीजर ने कहा कई रिलीजन, मैनी रिलीजन्स डू नॉट हैव टोटम्स, और अगर टोटम ही नहीं तो उनमें रिलीजन कैसे आया होगा? इसके बाद अगला है रेमंड एरन।
रेमंड एरन ने कहा, इनने कहा धर्म में बस दो तरह की चीजें होती है, एक प्रोफेन गुड्स साधारण वस्तुएं और एक पवित्र वस्तु। बस इतना ही, ये तो ओवर सिंप्लीफिकेशन हो गया। तो रेमंड एरन ने बोला इट इज द ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ रिलीजन। तो रेमंड एरन कहते हैं कि ये तो अति सरलीकरण हो गया है धर्म का। इन्होंने भी बुराई कर दी कि ये तो हमें लग नहीं रहा, केवल इतने बस से तो हमें रेगुलर। तो ये रेमंड एरन की आलोचना है जिस पे इन्होंने कहा कि इतना सरल तो नहीं हो सकता। इसके बाद अगले आते हैं रॉबर्ट के मर्टन। रॉबर्ट के मर्टन कहते हैं कि जो भी फंक्शंस रिलीजन के बताए गए, अभी बताए दुर्खीम ने बहुत सारे फंक्शंस, कि धर्म का काम है समाज को एक रखना, धर्म का काम है डिसिप्लिन रखना, धर्म का काम है मोटिवेशन रखना। तो रॉबर्ट के मर्टन ने कहा हर सोसाइटी में धर्म के ये काम नहीं पाए जाते, या कई ऐसे भी सोसाइटी हैं जहां धर्म और दूसरे काम करते हैं। तो आपकी थ्योरी सही नहीं है, क्योंकि धर्म के जो फंक्शंस बताए थे वो सही नहीं है। जबकि वही एक और समाजशास्त्री है सोरोकिन। सोरोकिन ने कहा कि इन्होंने सोशल फैक्टर्स पर, सामाजिक कारकों पर बहुत ज्यादा बल दे दिया, ओवर एम्फेसाइज कर दिया। इन्होंने कहा अत्याधिक बल दे दिया सोशल फैक्टर पर, इतना ज्यादा इन्होंने फोर्स कर दिया कि ईश्वर और समाज में कोई अंतर ही नहीं बचा। इन्होंने कहा समाज ही ईश्वर है। तो सोरोकिन का कहना है सोशल फैक्टर्स पर ओवर सिंप्लीकेशन। इसके अलावा कुछ लोगों को कहना है कि जो ध्यान है, जो तप है, जो चिंतन है, ये सब क्या है, व्यक्तिगत होते हैं। तो धर्म की ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इंडिविजुअल होती हैं, जबकि दुर्खाइम ने तो हर चीज सोशल दे दी थी। तो ये हो गया दुर्खाइम का थ्योरी ऑफ रिलीजन, जिस पे इन्होंने क्या बोला, एक बुक में लिखी 1912 में, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ आवर रिलीजियस लाइफ। 3 पार्ट में ये बुक लिखी। पहले पार्ट में पुराने सिद्धांतों का खंडन किया, दूसरे पार्ट में इन्होंने खुद का सिद्धांत दिया, और तीसरे में उरंटा ट्राइब के कोरोबरी का स्टडी किया। पुराने सिद्धांत 2 थे, एक आत्मावाद और प्रकृतिवाद। आत्मावाद या एनिमिज्म किसने दिया, टाइलर ने, जिसमें उन्होंने बोला आत्मा के लिए धर्म की शुरुआत हुई। दूसरा सिद्धांत प्रकृतिवाद, जो मैक्स मुलर ने कहा कि नेचुरल पावर से डर के इंसानों ने धर्म शुरू किया। सेकंड पार्ट में दुर्खाइम ने अपनी बुक में खुद का सिद्धांत दिया, टोटमवाद, जिसमें बोला टोटम, नदी, पहाड़, पशु, पक्षी, किसी को अपना पूर्वज मानते हुए उसको टोटम माना। बहुत सारी चीजें, जैसे अगर इन्होंने हिरण को टोटम मान लिया कि हिरण हमारा पूर्वज है, तो उसको खाएंगे नहीं, ये सब नहीं करेंगे। ऐसे कुछ बिलीव्स रखे, विश्वास रखे, और उन्हीं विश्वास से रिलेटेड आचरण किए। जैसे हिरण हमारा टोटम है, ये उनका विश्वास है, पूर्वज है, तो अब ना तो उसको खाएंगे ना उसका अपमान करेंगे। तो वो सारे कंडक्ट और सारे बिलीव मिलके क्या हो गए, धर्म। तो टोटम से जुड़े विश्वास और विश्वास के लिए किए गए आचरण, इन दोनों के मिलाकर क्या बोलने लगे, रिलीजन। इन्होंने कहा धर्म में 2 चीजें होती हैं, एक होती है पवित्र चीजें और एक होती है साधारण चीजें। बाद में कुछ लोगों ने आलोचना की, जैसे गोल्डन विजन ने कहा दुनिया में कई सारे धर्मों में टोटम होता ही नहीं है। इसके बाद रेमंड एरन ने कहा कि केवल साधारण और पवित्र के दम पर पूरा धर्म कर दिए तो ओवर सिंप्लीफिकेशन हो गया। रॉबर्ट के मर्टन ने कहा कि फंक्शंस धर्म के बहुत सारे होते हैं, अलग अलग समाज में अलग धर्म होते हैं, आपने कुछ 4-5 यूनिवर्सल धर्म फंक्शंस बना दिए। सोरोकिन ने कहा सोशल फैक्टर पर इतना ज्यादा बल दे दिया कि समाज और ईश्वर में कोई अंतर ही नहीं बचा। और आखिरी ध्यान, तप और चिंतन, ये तो व्यक्तिगत है, फिर भी आपने धर्म को केवल सामाजिक ही माना। जब धर्म सामाजिक है तो ध्यान, कोई योगी समाज से दूर तपस्या कर रहा है, ये कैसे हो गया। तो ये हो गया इनका धर्म का सिद्धांत। चलिए अब हम अगले सिद्धांत पर चलते हैं, जिसका नाम है आत्महत्या का सिद्धांत। अगला जो सिद्धांत है वो है आत्महत्या का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सुसाइड। अगला जो सिद्धांत है वो है थ्योरी ऑफ सुसाइड।
ठीक है। आत्महत्या का सिद्धांत इन्होंने 1897 में दिया था। 1897 में एक बुक लिखी थी फ्रेंच में, जिसे बोलते हैं ले सुसाइड, जो कि फ्रांस के लॉरेन में पैदा हुए, इसलिए इसे फ्रेंच में बोलते हैं ले सुसाइड, और जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं दी सुसाइड। इस बुक का नाम अंग्रेजी में है दी सुसाइड और फ्रेंच में है ले सुसाइड। इस बुक को इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली कि एक समाजशास्त्री रॉबर्ट बियर स्टीड, ये वही व्यक्ति जिन्होंने कहा था कि सोशोलॉजी वर्ड दो अलग अलग भाषाओं की अवैध संतान है। सोशोलॉजी इज अ इलिसिट प्रोजेनी ऑफ टू डिफरेंट लैंग्वेजेस। इन्होंने कहा पूरे समाजशास्त्र की पहली महान किताब, फर्स्ट ग्रेट वर्क बाय एनी सोशोलॉजिस्ट इज ले सुसाइड। तो रॉबर्ट बियरस्टेड ने कहा कि आत्महत्या का सबसे महान, पहली महान बुक कौन सी है? ले सुसाइड। अब इसमें क्या है, इस बुक को भी इन्होंने 3 पार्ट्स में ही लिखा। पहले पार्ट्स में इन्होंने, पहले पार्ट में क्या किया, जितने भी दूसरे सिद्धांत थे आत्महत्या के, उसका क्या किया, रिफ्यूटेशन किया, खंडन किया। अगले पार्ट में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया, और अपने सिद्धांत को देते हुए 3 मुख्य प्रकार और 1 सेकेंडरी प्रकार, कुल 4 तरह के टाइप्स। 3 इन्होंने बोला मेन है, एक चौथा हो सकता है। और तीसरे पार्ट में इन्होंने प्रूव किया कि जो सुसाइड है वो सोशल घटना है, सामाजिक घटना है, सोशल इवेंट। इन्होंने एक बुक लिखी ले सुसाइड 1897 में, 3 पार्ट्स में लिखी। पहले पार्ट में इन्होंने कहा कि जो बाकी लोग बोलते हैं कि इस वजह से सुसाइड, इस वजह से, वो सारे बेकार। सुसाइड एक सोशल घटना है, केवल उस वजह से। दूसरे पार्ट में स्वयं का सिद्धांत दिया, 3 मुख्य और 1 सेकेंडरी टाइप बताए, टोटल 4 प्रकार बताए, और इसको इन्होंने 3 पार्ट्स पे। सबसे पहले देखते हैं इन्होंने आत्महत्या की परिभाषा क्या दी। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है डेफिनेशन ऑफ सुसाइड। दुर्खाइम ने सबसे पहले अपनी बुक में डिफाइन किया डेफिनेशन ऑफ सुसाइड, बोला डेफिनेशन ऑफ सुसाइड। डेफिनेशन ऑफ सुसाइड, पहला तो कि आत्महत्या, जो व्यक्ति आत्महत्या करता है, पहली चीज तो उस घटना को बोलेंगे जिसमें उसे पहले से रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंसेस पता हो। तो पहले से जैसे कॉन्सिक्वेंसेस पता हो, और प्लस उसकी पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव या नेगेटिव क्रिया का परिणाम, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आत्महत्या इन्होंने कहा सबसे पहले जो व्यक्ति आत्महत्या करने जाएगा उसको उसके परिणाम का पता हो। और ये देख लेना रिकॉर्ड हो रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि पॉज अनपॉज में। और दूसरा के पॉजिटिव और नेगेटिव बारे में पता हो। पॉजिटिव का मतलब है अगर व्यक्ति कुछ कर रहा है, अगर व्यक्ति कुछ कर रहा है, उस कुछ करने की वजह से उसकी मतलब मृत्यु हो गई, उसे बोलेंगे पॉजिटिव। जैसे किसी ने जहर खा लिया, किसी ने खुद पर गोली चला दी, उसे कहेंगे पॉजिटिव। और अगर कोई कुछ नहीं कर रहा है तो उसे कहते हैं नेगेटिव। कुछ नहीं कर रहा मतलब खाना नहीं खा रहा, पानी नहीं पी रहा, अपनी दवाइयां नहीं ले रहा। अगर वो कुछ नहीं करता और मर जाता है तो उसे कहते हैं नेगेटिव एक्शंस। तो आत्महत्या को डिफाइन करते हुए इन्होंने बोला कि उसी घटना को आत्महत्या कहते हैं जिसमें व्यक्ति को पहले से परिणाम का पता हो। दूसरा, व्यक्ति की सकारात्मक और नकारात्मक क्रियाओं का रिजल्ट होता है। सकारात्मक कुछ करने का रिजल्ट और नकारात्मक कुछ ना करने का रिजल्ट। फिर दुर्खाइम ने आत्महत्या की कुछ विशेषताएं बताई।
दुर्खाइम ने आत्महत्या की कुछ विशेषताएं बताई हैं। दुर्खिम ने आत्महत्या के 4 कैरेक्टरिस्टिक बताए। पहला, ये आत्महत्या करने वाले की क्रिया का परिणाम। पहली चीज तो आत्महत्या करने वाले की क्रिया का परिणाम। सबसे पहला, इट इज द कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्शंस बाई सुसाइडर। तो जो सुसाइडर की करेगा, जैसे मान लो कोई बाइक ले गया और ट्रक से भिड़ दी, तो ये उसके ही काम का परिणाम है। तो पहला, दुर्खाइम ने बोला कि आत्महत्या करने वाले के कर्म का, एक्शन का एक रिजल्ट है। दूसरा बोला कि इसमें उसकी इच्छा या उसकी चेतना शामिल होनी चाहिए, कॉन्सियसनेस या उसकी विल शामिल होनी चाहिए। आत्महत्या करने वाले की इच्छा शामिल होनी चाहिए। जैसे अगर कोई रेलवे ट्रैक पार कर रहा है और पार करते समय ट्रेन की चपेट में आ गया, तो उसे आत्महत्या नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो घर जा रहा था, और पार करते समय मर गया तो उसे सुसाइड नहीं कहेंगे। पर कोई अगर रेलवे ट्रैक पे खड़ा ही इसलिए कि रेल आए और उसको मरना है, तो उसे सुसाइड बोला जाएगा। तो उसे पहले से पता हो कि भाई मुझे मरना है, या उसकी इच्छा शामिल। ये दूसरा फैक्टर। तीसरा, क्योंकि इन्होंने कहा कि इंसान जो आत्महत्या करता है उसके व्यक्तिगत कारणों से नहीं, सामाजिक कारणों से। तो इन्होंने कहा जो आत्महत्या का कॉज होता है वो एक्सटर्नल होता है, क्योंकि इन्होंने कहा व्यक्तिगत कारणों से आत्महत्या नहीं करते लोग, बाहरी कारणों से करते। अगला इन्होंने बोला कि आत्महत्या का कारण व्यक्ति नहीं, व्यक्ति के बाहर होता। और चौथा और आखिरी बोला कि आत्महत्या व्यक्तिगत कारण नहीं, एक सामाजिक घटना है। सुसाइड इज अ सोशल। तो ये 4 चीजें दुर्खाइम ने बोला। एक, आत्महत्या आत्महत्या करने वाले के एक्शन का परिणाम है। एक, आत्महत्या में उसकी इच्छा, उसकी जागरूकता रहती है। तीसरा है, आत्महत्या का जो कारण है वो व्यक्ति के अंदर नहीं, व्यक्ति के बाहर होता है। और आत्महत्या एक सोशल फैक्ट होता है, मतलब सामाजिक घटना है, कोई व्यक्तिगत घटना नहीं। इन्होंने आत्महत्या की विशेषता बताई। अब दुर्खाइम ने क्या किया, आत्महत्या के बाकी जितने भी कॉज थे, जितने भी कारण थे, सबको इन्होंने मना किया। इन्होंने कहा ना तो किसी मनोरोग से, मेंटल डिसीज से कोई सुसाइड करता है, ना कोई नर्वस डिसीज से सुसाइड करता है, ना शराब पीने से कोई शराब कर बताता है। तो इन्होंने कहा ना तो दुर्खाइम ने उस कारण का भी खंडन किया जिसमें लोगों ने कहा शराब पीने वाले लोग ज्यादा सुसाइड करते। तो उन्होंने क्या किया, यूरोप में जर्मनी के 4 राज्य लिए, 4 राज्य ABCD, ऐसे 4 राज्य लिए, और जो सबसे दक्षिण में होता था उस राज्य का नाम था पोजेने। अब इन्हें कहा देखो, अगर शराब पीने से लोग सुसाइड ज्यादा करते हैं तो सबसे ज्यादा शराब पोजेने में पी जाती है, सुसाइड भी कहाँ होनी चाहिए, पोजेने में। पर हुआ उल्टा, सबसे ज्यादा शराब यहीं पी जाती थी, सबसे ज्यादा एल्कोहलिज्म यही था, शराब का सेवन यही होता था, पर सबसे कम आत्महत्या यही होती थी। इसका भी खंडन कर दिया कि शराब पीने से नहीं। और उन्होंने जर्मनी के दक्षिणी राज्य पोजेने का एग्जाम्पल देते हुए बोला कि ऐसा नहीं। इसके बाद बात करते हैं रेस का, प्रजाति। तो कुछ लोगों ने कहा किसी विशेष प्रजाति में यह गुण होता है कि वो ज्यादा सुसाइड करते हैं। और ये विचार दिया था सौर शैली ने। तो सौर शैली ने यह कहा था कि प्रजाति पर डिपेंड करता है। प्रजाति मतलब द्रविड़, आर्यन, निग्रोइड,
यहूदी, जर्मन, फ्रांस। तो प्रजातियों में अलग अलग गुण होता है, कोई प्रजाति में ज्यादा गुण है, कोई प्रजाति में कम गुण है। तो सौर शैली का इसका इन्होंने उल्लंघन मतलब खंडन किया और उदाहरण लिया ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड का। और उनने कहा कि इन प्रजातियों में ऐसा कोई भी संबंध हमें देखने को नहीं मिला। ऑस्ट्रेलिया के अलग अलग जगह पर उन्हें अलग अलग सोसाइटी देखने को मिली, ऑस्ट्रिया के किसी राज्य में ज्यादा किसी में कम, ऐसे ही स्विट्जरलैंड में। तो दुर्खाइम ने ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के डेटा लेके ये प्रूव कर दिया कि आत्महत्या का प्रजाति से भी कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा प्रजाति से ज्यादा चीजें तो दूसरी मैटर करती हैं। देखो जैसे इन्होंने कहा दो प्रजाति ले ली, एक प्रजाति ले ली जर्मन और एक प्रजाति ले ली फ्रांसीसी। ये दो अलग अलग नस्ल है, जर्मन नस्ल अलग है, फ्रांसीसी नस्ल अलग है। अब इन्होंने कहा फ्रांस में भी देखो कैथोलिक होते हैं और फ्रांस में भी प्रोटेस्टेंट होते हैं, जर्मन में भी कैथोलिक होते हैं और जर्मन में भी प्रोटेस्टेंट होते हैं। कैथोलिक मतलब वो ईसाई जो बहुत ज्यादा रूढ़िवादी होते, और प्रोटेस्टेंट मतलब वो जो धर्म मानते पर बहुत ज्यादा कट्टर नहीं होते ना, अंधविश्वासी नहीं होते। इन्होंने कहा चूंकि कैथोलिक धर्म को मानने वाले व्यक्तिगत स्वतंत्रता कम रखते हैं। देखो जो धर्म से जुड़ाव रखता है वो अपना जीवन पूरा धर्म को समर्पित करता है और अपने लिए स्कोप कम रखता है। जो धर्म को नहीं मानता वो अपना खुद के अनुसार करता है। जो धर्म को मानता है वो क्या कहता है, दुनिया में सब कुछ ईश्वर की मर्जी से हो रहा है ना, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो उन्होंने कहा जब जर्मन और कैथोलिक का रेशियो देख रहे हैं तो लगभग बराबर मिल रहा है, क्योंकि कैथोलिक चाहे जर्मन हो चाहे कैथोलिक फ्रांस हो, यहां धर्म का व्यक्ति पर नियंत्रण बहुत ज्यादा है। और इस वजह से जर्मन कैथोलिक और फ्रेंच कैथोलिक में आत्महत्या की दर बराबर है, क्योंकि चाहे आप जर्मन हो चाहे फ्रांस। तो इन्होंने प्रूव कर दिया कि दो धर्म का प्रभाव पड़ने की वजह से दो अलग अलग प्रजातियों में भी अलग वो है। जबकि जैसी प्रोटेस्टेंट का देखेंगे तो फ्रांस में क्या है, आत्महत्या की दर बहुत ज्यादा है। इन्होंने डेटा देते हुए ये कहा कि देखो जर्मन कैथोलिक में लगभग 87 और फ्रेंच कैथोलिक में लगभग 83। तो 87-83 बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, लगभग बराबर। तो उन्होंने कहा भले ये अलग नस्ल है ये अलग नस्ल है पर आत्महत्या का रेशियो बराबर है। वही जैसी धर्म का असर खत्म हो जाता है तो जर्मन में सुसाइड कम होती है 293 और प्रोटेस्टेंट में सुसाइड ज्यादा होती है 456। तो उन्होंने कहा अगर व्यक्तिगत कारण होता तो सोचो ना, जब जर्मन प्रोटेस्टेंट में कम सुसाइड हो रही है तो जर्मन कैथोलिक में भी कम सुसाइड होनी चाहिए, क्योंकि प्रजाति तो दोनों जर्मन है। पर नहीं, समाज का ज्यादा असर है। धर्म कौन है, सामाजिक फैक्टर। तो जैसी धर्म आड़े आ गया सब बराबर हो गए। तो जर्मन कैथोलिक हो चाहे फ्रेंच कैथोलिक, है तो दोनों कैथोलिक, तो धर्म के आते ही दोनों में सुसाइड का रेट क्या हो गया, बराबर। तो अगर आत्महत्या व्यक्तिगत कारक होती तो जैसे जर्मन कम सुसाइड करते हैं फ्रेंच ज्यादा सुसाइड करते हैं, तो वही कैथोलिक में होना चाहिए कि फ्रेंच कैथोलिक ज्यादा सुसाइड करें जर्मन कैथोलिक कम सुसाइड करें। तो इन्होंने ये भी कर दिया कि भैया धर्म का कोई असर नहीं होता। तो इन्होंने कहा ना तो मेंटल डिसऑर्डर का डिसीजेस का कोई आत्महत्या में फर्क पड़ता है, ना तंत्रिका तंत्र का पड़ता है, ना शराब का असर पड़ता है। शराब को तो इन्होंने पोजेने से बता दिया कि जर्मनी का जो सबसे दक्षिणी राज्य है पोजेने, वहां तो शराब सबसे ज्यादा पर सुसाइड सबसे कम है। प्रजाति को सौर शैली ने कहा नहीं नहीं, प्रजाति के हिसाब से सुसाइड ज्यादा होती है, जर्मन कम सुसाइड करते हैं फ्रेंच कम ज्यादा। अभी जब हम पढ़ेंगे उनके सारे आत्महत्या के प्रकार तो उन्होंने हर चीज का कारण दिया कि जर्मनी वाले सुसाइड कम करते हैं, क्यों है, क्योंकि उनकी सोसाइटी ऐसी, बताएंगे वो। तो उन्होंने प्रजाति का भी खंडन कर दिया। उनने कहा देखो चलो लोग क्या कहते हैं, जर्मन लोग कम सुसाइड करते हैं फ्रेंच लोग ज्यादा करते हैं। मैंने कहा चलो तो चलो कैथोलिक की बात करते हैं, कैथोलिक फ्रेंच और कैथोलिक जर्मन में अगर सुसाइड जर्मनी वाले ही कम करते हैं तो कैथोलिक में भी कम होना चाहिए। पर जैसे कैथोलिक आते तो दोनों में ही सुसाइड का रेट कम हो जाता। मतलब कारण व्यक्तिगत कारणों से नहीं, सामाजिक कारण जैसे धर्म का असर आत्महत्या पर पड़ता है। अब इसके अलावा इन्होंने अनुवांशिक कारणों, हेरिडेटरी कारणों को भी इन्होंने
मना कर दिया। इन्होंने कहा कि अनुवांशिक कारण से भी नहीं होता। ध्यान से समझते हैं। एक समाजशास्त्री है एस्क्यूरोल और एक समाजशास्त्री है गा। इन्होंने दो उदाहरण दिए। एस्क्यूरोल ने बोला कि एक व्यापारी था, उसके 5 बच्चे थे, 4 ने सुसाइड कर ली और 5वें ने कई बार सुसाइड की कोशिश कर ली। तो उन्होंने कहा देखो कुछ तो जेनेटिक है, क्योंकि सारे बच्चे एक तरीके से मर रहे। तो एस्क्यूरोल ने कहा मुझे तो लगता है कि जीन की वजह से सुसाइड होती है, क्योंकि एक व्यापारी के 5 बच्चे थे, 4 ने सुसाइड की, 5वें ने कोशिश की। जबकि गोल ने भी क्या किया, पेरिस के एक लैंडलॉर्ड या जमींदार का, लैंड होल्डर का उदाहरण दिया और बोला इसके 7 बच्चे थे, सातों ने क्या कर ली, आत्महत्या कर ली। अनुवांशिक रोग। इसका भी दुर्खाइम ने खंडन किया और बोला कि जीन की वजह से सुसाइड नहीं कर रहे, जीन आत्महत्या का ट्रांसफर नहीं हो रहा। एक्चुअली क्या होता है कि जब आत्महत्या के लिए सोशल फैक्टर्स आते हैं, क्योंकि समाज, हमने क्या बोला, आत्महत्या सामाजिक कारकों से होती है, तो समाज के इस दबाव को सहने की शक्ति सब में कम या ज्यादा होती है। क्योंकि जमींदार में इस आत्महत्या के दबाव को या उस व्यापारी में आत्महत्या के दबाव को सहने की शक्ति कम थी, तो ये शक्ति बच्चों में ट्रांसफर कम। आत्महत्या का फैक्टर तो समाज से ही आएगा, पर ये फैक्टर सहने की शक्ति किसी में कम, किसी में ज्यादा। तो जीन सुसाइड का नहीं है, जीन लोगों की शक्ति का है। आप कितना प्रेशर झेल सकते हो। कई लोग प्रेशर झेल जाते हैं और सुसाइड जैसी कंडीशन, सब बर्बाद होने पर भी सुसाइड नहीं करते, और कईयों में बहुत कमजोर होते हैं मेंटली और वो सुसाइड कर लेते हैं। तो सुसाइड का फैक्टर तो बाहर से ही आएगा, जीन यहाँ कमजोरी का आएगा। तो ये भी इन्होंने क्या कर दिया, खंडन कर दिया। अब लोगों ने क्या किया, अगला भौगोलिक दशाओं को जिम्मेदार बता दिया, ज्योग्राफिकल कंडीशंस को जिम्मेदार बता दिया कि हमें तो ऐसा लगता है भूगोल की वजह से सुसाइड होती है। भौगोलिक दिशाओं में जैसे सार शैली, इन्होंने कहा कि हमें तो लगता है क्लाइमेट की वजह से सुसाइड होती है, क्लाइमेट का असर पड़ता है। जैसे इन्होंने कहा कि टेम्परेट क्लाइमेट आने पर ज्यादा सुसाइड होने लगती है। तो सारसेली ने कहा कि क्लाइमेट का असर बहुत ज्यादा पड़ता है। दुर्खाइम ने कहा यह भी नहीं है। दुर्खाइम ने कहा कि रोमन एम्पायर के समय सुसाइड बढ़ गई, और रोमन एम्पायर के पहले, रोमन एम्पायर के बाद सुसाइड कम हो गई। क्लाइमेट तो पूरे रोम का एक जैसे ही रहा होगा। अगर क्लाइमेट का सुसाइड से असर होता तो रोमन एम्पायर के पहले, रोमन एम्पायर के बाद और रोमन एम्पायर के दौरान सुसाइड बराबर होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ। रोमन एम्पायर के दौरान बहुत ज्यादा सुसाइड। ऐसी इन्होंने इटली का कई साल की स्टडी की, तो उन्होंने कहा कभी इटली में सुसाइड कम हो जाती, कभी इटली में फिर कम हो जाती, फिर ज्यादा हो जाती, जबकि इटली का क्लाइमेट तो वही रहेगा। तो उन्होंने कहा अगर क्लाइमेट का ही असर पड़ना था तो रोमन एम्पायर के दौरान क्लाइमेट तो बदला नहीं था, सुसाइड क्यों बढ़ गई। मतलब बाहरी फैक्टर, सोशल फैक्टर बहुत काम आते हैं। और इटली में तो इन्होंने कई सौ साल की स्टडी की, कई सौ साल का डेटा मंगाया, देखा कि इटली में कभी सुसाइड बहुत कम हो जाती, कभी बहुत बढ़ जाती, कभी कम हो जाती, जबकि क्या है, क्लाइमेट तो पूरा एक जैसा है। तो उन्होंने सार शैली का वो सिद्धांत, ये वही सार शैली जो कहते प्रजाति की वजह से, वही वाले सार शैली। अब ज्योग्राफिकल कंडीशन में कुछ लोगों ने कहा टेम्परेचर की वजह से होता, क्लाइमेट नहीं, हमें तो लगता है टेम्परेचर की वजह से होता। जैसे इनमें से मोंटेस्क्यू है। मोंटेस्क्यू ने कहा कि मुझे तो लगता है टेम्परेचर की वजह से होता है, इसीलिए सर्दियों में और ऑटम सीजन में ज्यादा सुसाइड हो जाती है, टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से। तो दुर्खाइम ने कहा भैया ये भी हमें नहीं लगता। और दुर्खाइम ने क्या किया, यूरोप के 7 कंट्रीज का डेटा लिया और बोला कि चलो इन डेटा लेते हैं। जैसे इन्होंने डेनमार्क का डेटा लिया, बेल्जियम का डेटा लिया, फ्रांस का डेटा लिया,
सेक्सोनी का डेटा लिया, बावेरिया का डेटा लिया, प्रसा का डेटा और ऑस्ट्रिया का डेटा लिया। उनका डेटा लेके प्रूव कर दिया कि भाई टेम्परेचर का कोई लेना देना नहीं है। तो इन्होंने कहा कि भाई हमने 7 देशों का डेटा मंगाया, डेनमार्क, बेल्जियम, फ्रांस, सेक्सोनी, बावेरिया, प्रसा और ऑस्ट्रिया, और हमने इसमें 6:2 इन्होंने कहा कि इन्होंने 7 देशों का डेटा मंगाया और समर मतलब ग्रीष्म ऋतु और विंटर का रेशियो निकाला, तो समर और विंटर की सुसाइड का रेशियो 6:4 निकला। जबकि मोंटेस्क्यू ने क्या बोला कि विंटर और ऑटम में सुसाइड ज्यादा होती है। इन्हें 7 देशों का डेटा मंगाया, बोला समर में तो ज्यादा सुसाइड हो रही, विंटर में क्या हो रही 4, तो 6:4 का रेशियो निकाला, तो इनको भी गलत कर दिया। तो जैसे ही इन्होंने डेटा निकाला, बोला गर्मियों में ज्यादा सुसाइड होती है, तो तुरंत दूसरे आ गए समाजशास्त्री फेरी तथा सारसेली। उन्होंने कहा नहीं, मोंटेस्क्यू गलत बोल रहा है, सर्दियों में सुसाइड नहीं होती, सुसाइड कब ज्यादा होती है, समर में हो जाती है। तो देखो अभी मोंटेस्क्यू ने क्या बोला कि सुसाइड कब होती है, सर्दियों में, पतझड़ में। यूरोप के 7 देशों की दुर्खीम ने स्टडी करके क्या बोला कि इन 7 देशों में तो गर्मियों में ज्यादा सुसाइड है और सर्दियों में कम सुसाइड। तो मोंटेस्क्यू तो गलत साबित होगा। तो जैसे ही मोंटेस्क्यू गलत साबित होगा, ये प्रूव हो गया गर्मियों में ज्यादा सुसाइड होती है, तो फेरी और सारसेली नाम लोगों ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मोंटेस्क्यू गलत है, गर्मियों में ज्यादा होती है। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सुसाइडल रेट भी बढ़ता जाएगा। तो मोंटेस्क्यू क्या कह रहे हैं, सर्दियों में ज्यादा सुसाइड होती है। जब उनकी बात डेटा के साथ गलत सिद्ध हो गई, तो दूसरे समाजशास्त्री आ गए फेरी और सारसेली, बोले नहीं मोंटेस्क्यू तो पागल है, सर्दियों में नहीं गर्मियों में ज्यादा सुसाइड होती है। और दुर्खीम से कहा तुम बताओ यार, तुमने तो खुद ही प्रूव किया गर्मियों में ज्यादा सुसाइड हो रही। मतलब टेम्परेचर का असर पड़ता है, मतलब सोशल फैक्टर नहीं, फिजिकल फैक्टर का। जबकि दुर्खीम क्या सिद्ध करना चाहते, समाज का असर पड़ता है, भूगोल का नहीं, समाज का, नेचर का नहीं, समाज का। तो दुर्खीम ने कहा देखो सुनो समझो, गर्मियों में समर सीजन में दिन होते हैं बड़े, डेज लॉन्गर होते हैं, दिन बड़े होते हैं, तो व्यक्ति का समाज से कांटेक्ट ज्यादा समय के लिए रहता है और समाज के वो फैक्टर उसके ज्यादा संपर्क में रहते हैं जिसमें सुसाइड करने के चांसेस ज्यादा हैं। जितना ज्यादा समाज से संपर्क हो उतना सुसाइड होने के चांस होंगे। मतलब समाज के वो दबाव जितना उस पर पड़ता रहेगा उसके सुसाइड करने के चांस है। जबकि विंटर सीजन में दिन क्या होते हैं, छोटे होते हैं, बेचारा क्या करेगा, सोता ही रहेगा, समाज से जो उसका कांटेक्ट होगा वो कम हो जाएगा, इसीलिए सुसाइड भी कम हो जाएगी। तो समझ रहे, उन्होंने कहा गर्मियों में इसीलिए नहीं होता कि टेम्परेचर हो गया, व्यक्ति का दिमाग घूम गया कि गर्म हो गया मेरे दिमाग, अब मुझे सुसाइड करना है, ऐसा कुछ नहीं। दिन बड़े हैं, सोशल एक्टिविटी ज्यादा है। इसके बाद इन्होंने कहा चलो और समझाते हैं। इन्होंने कहा कि दिन के समय सुसाइड ज्यादा होती है क्योंकि दिन के समय समाज से कांटेक्ट होता है और दबाव पड़ता है। उनने कहा रात के समय कम सुसाइड होती है क्योंकि समाज से संपर्क कम होता है। इसके बाद इन्होंने क्या कहा कि और समझो, मंडे टू फ्राइडे जब व्यक्ति काम करता है, ऑफिस जाता है, समाज के संपर्क में रहता है, तो सुसाइड करने के चांस ज्यादा, क्योंकि सामाजिक कारक वो ज्यादा आते हैं। और सैटरडे और संडे को सुसाइड करने के चांस कम होते हैं क्योंकि वो घर में रहता है, उससे दबाव नहीं पड़ेगा। मान लो उसने ऑफिस से उधार ले रखा है, मंडे टू फ्राइडे जाएगा, बगल वाले भैया पैसे दे, तो वो सुसाइड कर लेगा, पैसे कैसे लौटाऊं। शनिवार रविवार वो घर पे रहेगा, मोबाइल बंद करके रखेगा, पैसा मांगने वाला मांगे नहीं, सुसाइड कम करेगा। तो दुर्खैम ने यह भी प्रूव कर दिया कि इस वजह से भी नहीं होता। अब और समझो, इसके बाद अगला लोगों ने कहा कि हमें तो लगता है सुसाइड दूसरों को कॉपी करने से होता है, इमिटेट करने से होता है, अनुकरण से होता है।
एक राज्य है इम्पेटस, और जब उस राज्य के जो पुजारी है पादरी, उन्होंने सुसाइड कर ली, तो उस मोहल्ले के क्षेत्र के बहुत सारे लोगों ने सुसाइड कर ली और बोला कि देखा, हमें लगता है फॉलो करने से, पुजारी ने सुसाइड किया, सबने फॉलो किया, तो हमें लगता है सुसाइड तो फॉलो करने से होती। बोले नहीं नहीं, अगर फॉलो करने से होती तो जो डेनमार्क है जहां सुसाइड बहुत ज्यादा है, तो डेनमार्क के ठीक नीचे जर्मनी है, ठीक है। तो जर्मनी के उन राज्यों में ज्यादा सुसाइड होने चाहिए जो डेनमार्क के पास है। इसके बाद फ्रांस के बगल में जर्मनी है, फ्रांस में सुसाइड बहुत ज्यादा है, तो फ्रांस से जो जगह जुड़ी हुई है वहां ज्यादा सुसाइड होना चाहिए, पर ऐसा मिला ही नहीं। ना तो फ्रांस से लगे हुए क्षेत्र में जर्मनी में सुसाइड ज्यादा हुई, ना डेनमार्क से जुड़े हुए। तो क्योंकि अगर सुसाइड होगी तो बगल के एरियाज में भी तो लोग सुसाइड करेंगे ना, जैसे पुजारी जी ने की, पर ऐसा जर्मनी में मिला ही नहीं। तो उन्होंने इसको भी गलत सिद्ध कर दिया कि ये है नहीं। तो इन्होंने अपनी बुक ले सुसाइड, जिसको इंग्लिश में दी सुसाइड बोलते हैं, 1897 में, उसके पहले पार्ट में यही सब समझाया कि किन किन कारणों से सुसाइड नहीं करता, और उन्होंने उसमें बहुत सारे कॉजेस समझाए। उन्होंने कौन कौन से कारण बोले, ना तो मेंटल डिसीज से कोई करता है, ना नर्वस डिसीज से कोई सुसाइड करता है, ना शराब से कोई सुसाइड करता है पोजेने में, ना प्रजातीय कारणों से सुसाइड करता है, इसको भी उन्होंने प्रूव कर दिया, ना अनुवांशिक रोगों से सुसाइड करता है, ना भौगोलिक दशाओं की वजह से, ना तो क्लाइमेट प्रूव कर दिया, भाई क्लाइमेट का कोई असर नहीं होता, इटली में तो वही क्लाइमेट है, ठीक है। रोमन साम्राज्य के पहले बाद में वही क्लाइमेट है, रोमन साम्राज्य में ही, एम्पायर में ही क्यों सुसाइड ज्यादा हुई। टेम्परेचर, मोन्टेस्क्यू ने कहा सर्दी में सुसाइड होती है, ने 7 देशों की स्टडी करके प्रूव कर दिया गर्मियों में होती है। इसके बाद फेरी मार्सेली ने कहा हाँ हाँ गर्मियों में होती है, भाई तुम सही कह रहे हो, पर टेम्परेचर से होती है। इन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, गर्मियों में इसलिए होती है, दिन बड़े, सोशल कॉन्टेक्ट बड़ा, प्रेशर ज्यादा, सुसाइड ज्यादा। सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, समाज का संपर्क कम होता है, सुसाइड करने का फैक्टर कम होता है। दिन के समय व्यक्ति लोगों से मिलता जुलता, सामाजिक कारक होते हैं, आत्महत्या। रात में जैसे मान लो अभी पढ़ाएंगे, जैसे मान लो एक लड़की है, उसकी शादी में बहुत दिक्कत जा रही क्योंकि माता पिता गरीब है और दहेज जुटा नहीं पा रहे, तो अगर लड़की दिन भर अपने घर पे रहे तो सुसाइड करने के चांस कम। पर जैसे ही बाहर गई और उसने सुना कि मोहल्ले की 2 औरतें उसके पीठ पीछे, देखो देखो वो जा रही, इसी के चक्कर में इसके माँ बाप बहुत परेशान, उसने सुना और सुसाइड कर ली। तो जब वो समाज के संपर्क में ही नहीं आएगी तो वो कारक कैसे आएंगे। क्लियर। इसके बाद उन्होंने टेम्परेचर का भी और इमिटेशन, अनुकरण का भी इन्होंने खंडन कर दिया। तो ये पहला पार्ट इनकी बुक का कंप्लीट होता है, और फिर शुरू होता है इनका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में इन्होंने शुरुआत में आत्महत्या के 3 प्रकार बताए। 3 प्रकार है। एक है अहमवादी आत्महत्या, ईगोइस्टिक सुसाइड। दूसरा है परोपकारी आत्महत्या, एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड। और एनोमिक सुसाइड। 3 तरह के इन्होंने सुसाइड बताए, और आगे चलकर छोटा से इन्होंने चर्चा कर दी कि एक और सुसाइड हो सकता है, भाग्यवादी। तो मेनली आप ज्यादातर बुक्स में पढ़ेंगे 3 ही है। इन्होंने चौथे को उतना सीरियस नहीं लिया, बस बोल दिया कि हाँ फेटलिस्टिक सुसाइड भी हो सकती है। तो ले दुर्खीम ने अपने बुक ले सुसाइड, एमाइल दुर्खीम ने अपनी बुक ले सुसाइड के पहले पार्ट में पहले बहुत डिटेल से डेटा के साथ बताया कि दूसरे फैक्टर से सुसाइड नहीं, सोशल फैक्टर से होता। और दूसरे पार्ट में इन्होंने ईगोइस्टिक सुसाइड को बता दिया। इन्होंने 3 तरह के सुसाइड, एक अहमवादी, एक परोपकारी और एक एनोमिक सुसाइड के बारे में बताया, और लास्ट में थोड़ी सी चर्चा भाग्यवादी सुसाइड में बताया। अब हम एक एक करके डिटेल में पढ़ने वाले हैं सुसाइड के प्रकार। तो पहला सुसाइड है अहमवादी। हाँ, पहले उससे पहले मैं एक चीज और बता दूं कि इनने कहा 2-3 चीजें समझो।
मैं आपको दो तीन चीजें समझा दे रहा हूं। एक तरफ मैं कर दे रहा हूं सोसाइटी का कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण, इसको मैं जीरो ले ले रहा हूं, इसको प्लस ले ले रहा हूं, इसको माइनस, इसको प्लस और इसको माइनस। ये एक्स एक्सिस का प्लस, ये वाई एक्सिस का प्लस, ये एक्स का माइनस और ये वाई का माइनस। इन्होंने एक्स एक्सिस पे मान लो ले लिया सोशल, इन्होंने नहीं लिया, मैं बता रहा हूं, इन्होंने मान लो एक एक्सिस में सोशल कंट्रोल ले लिया और एक एक्सिस में इन्होंने ले लिया एकीकरण या इंटीग्रेशन। अब ध्यान से समझना, इन्होंने कहा कि यहां पर सब कुछ बैलेंस है, अगर जीरो है सब कुछ बैलेंस है। अगर कोई व्यक्ति समाज से जुड़ाव बहुत ज्यादा फील करता है, एक्सट्रीम पॉजिटिव, इतना ज्यादा एकीकरण फील करता है कि समाज के लिए मर मिटने को तैयार है, तो जब कोई समाज से, परिवार से बहुत ज्यादा जुड़ाव महसूस करता है, बहुत ज्यादा इंटीग्रेट होता है, तो सुसाइड कर लेता है और इसे परोपकारी सुसाइड या एल्ट्रिस्टिक सुसाइड। तो एल्ट्रिस्टिक सुसाइड कब? जब वो समाज को अपने लिए सब कुछ, उसे लगता है समाज ही सब कुछ, मैं समाज से जुड़ा हुआ। तो जब कोई व्यक्ति समाज से बहुत ज्यादा जुड़ाव कर लेता तो समाज के लिए मरने को तैयार, परोपकार करता दूसरों पर मर के, इसलिए से एल्ट्रिस्टिक। ये कब होता है? जब उसका सोसाइटी से इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा हो चुका है, जब उसका समाज से इंटीग्रेशन बिल्कुल माइनस पे चल रहा, खत्म है, उसे लग रहा समाज को मेरी कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, मैं मर रहा हूं, कुछ हो रहा हूं, मेरा ब्रेकअप हो गया, मैं यहाँ कमरे में रो रहा हूं, दोस्त बनाने ही नहीं आ रहे, मर जाना ही बेहतर। तो जब समाज से बहुत ज्यादा जुड़ाव हो तो एल्ट्रिस्टिक तरह की, अपन डिटेल में पढ़ेंगे सबको, मैं केवल एक चार्ट बनाना चाह रहा हूं। तो बहुत ज्यादा जुड़ाव महसूस करोगे तो परोपकारी या एल्ट्रिस्टिक होगा, बहुत कम जुड़ाव महसूस करोगे तो इगोइस्टिक या अहमवादी। तो ज्यादा जुड़ाव करोगे तो भी सुसाइड है, कम जुड़ाव करोगे तो भी सुसाइड है। अब अगर अब बात करते, तो हमने इस लाइन को पूरा पढ़ लिया, इंटीग्रेशन, ज्यादा जुड़ाव और कम जुड़ाव। अब हम इस लाइन को पढ़ने वाले हैं सोशल कंट्रोल, ज्यादा कंट्रोल और कम कंट्रोल। जब कम कंट्रोल होता है तो उसे बोलते हैं नियम विहीनता, एनोमी, नियम विहीनता। और एनोमी की वजह से बिना कंट्रोल के जो सुसाइड होती है उसे एनोमिक बोलते हैं। तो बिना कंट्रोल, जब सोसाइटी का कंट्रोल बिल्कुल नेगेटिव खत्म हो जाए, कोई कंट्रोल ही नहीं, तो उसे बोलते हैं नियमों की अनुपस्थिति, एब्सेंस ऑफ रूल्स, मतलब एनोमी। और एनोमी की समय में जो सुसाइड होती है उसे बोलते हैं एनोमिक सुसाइड। जब बहुत ज्यादा कंट्रोल हो जाए तो उसे बोलते हैं फेटालिस्टिक, घातक सुसाइड, फेटलिस्टिक, भाग्यवादी सुसाइड। तो इन्होंने कहा चार तरह के टाइप हो सकते हैं, ज्यादा इंटीग्रेशन, समाज से ज्यादा जुड़ाव, समाज से कम जुड़ाव, सोसाइटी का ज्यादा कंट्रोल और सोसाइटी का कम कंट्रोल। तो दो सुसाइड उन्होंने समाज से इंटीग्रेशन के बेस पे बताई और दो सुसाइड इन्होंने समाज के कंट्रोल की वजह से बताई। तो कुल चार सुसाइड है, जिसमें इसको इन्होंने ज्यादा भाव नहीं दिया, बाकी तीन बहुत इंपॉर्टेंट बताए। तो यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। इन्होंने अपनी बुक ले सुसाइड के सेकंड पार्ट में मुख्यतः तीन, एल्ट्रिस्टिक, एनोमिक और इगोइस्टिक सुसाइड बताई, चौथे की थोड़ी बहुत चर्चा की। अगर हम पूरी थ्योरी पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा इन्होंने दो ही चीजों को लेकर सुसाइड बताई, एक समाज से जुड़ाव कितना है और एक समाज का कंट्रोल ज्यादा है। ज्यादा जुड़ाव तो सुसाइड करोगे, कम जुड़ाव तो सुसाइड करोगे, ज्यादा कंट्रोल तो सुसाइड करोगे, कम कंट्रोल तो सुसाइड करोगे। अब हम समझते हैं एक एक सुसाइड। पहला सुसाइड है अहमवादी, ईगोइस्टिक। ये कब होता है? जब व्यक्ति का समाज से, सोसाइटी से व्यक्ति का, इंडिविजुअल का इंटीग्रेशन
एकीकरण कम हो जाता है। तो जब भी व्यक्ति का समाज से एकीकरण कम होने लगता है तो वो सुसाइड करता है। अब सवाल है क्यों, यहां समझते हैं, या ध्यान से देखो। जब व्यक्ति का समाज से जुड़ाव कम होगा, है ना, ऐसा व्यक्ति जिसको समाज से ज्यादा लेना देना नहीं होगा, तो इस व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता या व्यक्तिगत चीजें ज्यादा बड़ी लगी। मतलब इसका जो खुद का ईगो है, क्योंकि उसे समाज से ज्यादा लेना देना नहीं, इसका जो ईगो है इसे लगता है मेरा ईगो सोसाइटी से ज्यादा है। तो जो समाज से बहुत जुड़ा होता है वो जिएगा भी समाज के लिए, मरेगा भी समाज के लिए, उसका खुद का ईगो समाज से बड़ा नहीं होगा। पर जिसका समाज से लेना देना नहीं है उसका ईगो समाज से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, उसे लगेगा कि मैं बड़ा, मैं। तो चूंकि आप किसी से जुड़े नहीं तो उसकी ज्यादा। तो जैसे मान लो अगर आपका आपके परिवार से बहुत अच्छा बॉन्ड नहीं है और आपके परिवार में किसी ने किडनी मांगी, आप नहीं दोगे, बोले मैं जरूरी हूं ना हेल्दी रहना, मेरे परिवार में कोई जिए मरे। पर जब परिवार से बहुत जुड़ जाओगे तो आपको लगा यार मैं रहूं या ना रहूं, मेरा परिवार तो रहना चाहिए। तो जब भी आपका समाज से जुड़ाव कम होगा, इंटीग्रेशन होगा, तो आपका खुद का ईगो समाज से बड़ा होगा। और जब समाज से बड़ा होगा तो व्यक्ति का जब भी ईगो हर्ट होगा, फॉर एग्जाम्पल किसी लड़के को उसकी गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, ब्रेकअप कर लिया। अब एक तरफ इस बॉयफ्रेंड का पूरा परिवार है और एक तरफ उसका ईगो है। ईगो क्या कि एक लड़की मुझे कैसे छोड़ सकती है, कि मैं इतना गया गुजरा हूं, और एक तरफ उसका परिवार है। तो अगर इस लड़के का अपने परिवार से अच्छा बॉन्ड नहीं होगा तो मुझे बताओ कौन सी कंडीशन होने वाली है, ए या बी? तो जब बॉयफ्रेंड का परिवार से जुड़ाव नहीं होगा तो उसका ईगो हावी हो जाए। अगर उसका परिवार से जुड़ा होता तो वो सुसाइड करने की कभी सोचती नहीं। वो सोचता कि गर्लफ्रेंड ने छोड़ा, मेरा ईगो हर्ट हुआ, पर मेरा परिवार भी तो है, मैं सुसाइड कर लूंगा तो मेरे परिवार वालों को क्या होगा, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरा परिवार। पर चूंकि इस लड़के का परिवार से ज्यादा उठना ही बैठना नहीं था, ना तो माँ से बातचीत, ना पिता से बातचीत, ना भाई बहन, ना दोस्त यार, तो इसके परिवार से बड़ा क्या हो गया, ईगो। और इस ईगो को वो हर्ट होते देख नहीं पाया और उसने क्या कर दी, सुसाइड। तो जब भी किसी व्यक्ति का अपने समाज परिवार से ज्यादा इंटीग्रेशन नहीं होगा तो परिवार समाज से कहीं बड़ा उसका ईगो होगा और इस ईगो के चक्कर में वो सुसाइड कर लेगा। ये बात समझ में आ गई, क्लियर? ठीक है, तो मान लो दो लड़के हैं और इनमें आज लड़ाई हो गई। ये लड़का बहुत गुंडा है, इसके कॉलेज में सबके सामने पीट दिया, ये सबके सामने पिट गया। अब इस पिटने के बाद इसका क्या हर्ट हो गया, ईगो, कि मुझे पूरे कॉलेज के सामने मारा, मेरी क्या इज्जत रह गई, है ना, मैं तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था, मेरे पिता गुंडा है, ये तो मुझे पीट के चला गया। और एक तरफ इसका परिवार और समाज। अब मुझे ये बताओ अगर इस लड़के का अपने परिवार समाज दोस्तों से ज्यादा अच्छा बॉन्ड नहीं होगा तो कौन हावी होगा इस पे, इसका परिवार समाज या ईगो? जब ये सोचेगा तो इसका ईगो ज्यादा हावी होगा कि परिवार समाज से तो वैसे ही बॉन्ड नहीं था। तो ये बात समझ में आ गई। ईगोइस्टिक सुसाइड कब होती है, जब व्यक्ति का अपने समूह मतलब परिवार और समाज से ज्यादा जुड़ाव नहीं होता। तो मेरे ख्याल से ये तो समझ में आ गया कि ईगोइस्टिक सुसाइड होती क्या है। अब यहां दुर्खाइम ने ईगोइस्टिक सुसाइड को तीन आधार पे लिया। पहला आधार लिया परिवार, उन्होंने कहा परिवार से रिलेटेड ईगोइस्टिक सुसाइड। दूसरा लिया धर्म से रिलेटेड ईगोइस्टिक सुसाइड और तीसरा लिया पॉलिटिक्स से जो। तो आपसे पूछा जाएगा दुर्खाइम ने ईगोइस्टिक सुसाइड को कितने हिस्से में डिवाइड कर दिया, तो तीन हिस्से में, फैमिली वाली ईगोइस्टिक सुसाइड, रिलीजन वाली ईगोइस्टिक सुसाइड और पॉलिटिक्स वाली ईगोइस्टिक सुसाइड। तो दुर्खाइम की जो ईगोइस्टिक सुसाइड जिसमें व्यक्ति का अपने ग्रुप से कनेक्शन बहुत कम होता है, उस सुसाइड को तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया।
अब यहां समझते हैं, फैमिली में एक एक करके बताना मुझे बताना, जो विवाहित व्यक्ति होगा, मैरिड होगा, उसके सुसाइड करने के चांस ज्यादा है कि जो बैचलर होगा उसके सुसाइड करने के चांस ज्यादा? चलो बताओ, अगर मैं इगोइस्टिक सुसाइड की बात करूं तो किसके चांस ज्यादा लग रहे हैं? बताओ, कौन सुसाइड करेगा? बैचलर ज्यादा करेगा, क्योंकि उसका अपना ग्रुप ही नहीं है। इसके तो पत्नी आ गई, तो पत्नी आने पर जब इसका ईगो हर्ट होगा तो हर्ट होने के बाद पत्नी के बारे में भी तो सोचेगा। तो अगर पत्नी ही नहीं होगी तो ईगो इतना हावी होगा, सुसाइड करेगा, ईगोइस्टिक सुसाइड। इसका मतलब है बैचलर लोगों के सुसाइड करने की रेट ज्यादा होगी। अब मुझे बताओ, जिनके चिल्ड्रन है, संतान, उनके ज्यादा सुसाइड करने के चांस ज्यादा होंगे, या जिनके संतान विहीन है तो ज्यादा चांस होंगे? किसके ज्यादा चांस होंगे? तो जिनके बच्चे नहीं होंगे उनके सुसाइड करने के चांस, क्योंकि किसके लिए जिए, मर जाते हैं, क्या दिक्कत है? तीसरा, जिनका परिवार बड़ा है और जिनका परिवार छोटा है। जैसे मान लो कोई अपने मम्मी पापा के साथ रहता है और कोई अपने मम्मी पापा, चाचा ताऊ बुआ सबके साथ, दादा दादी के साथ, तो किस परिवार में सुसाइड के चांस ज्यादा है, बड़े परिवार या छोटे परिवार? तो छोटे परिवार में ज्यादा चांस है, क्योंकि बड़ा परिवार होगा, हंसेगा खेलेगा, तो मान लो उसकी चलो पापा से नहीं बन रही, मम्मी से, मेरे हो सकता है दादाजी से बहुत बन जाए, उसके लिए वो सुसाइड करने की रोक दे। तो इन्होंने कहा ईगोइस्टिक सुसाइड का पहला टाइप है परिवार। परिवार डिसाइड करता है कि आप ईगोइस्टिक सुसाइड करोगे कि नहीं। ये बात समझ में आ गई? चलो और देखते हैं। किसी विवाहित के ज्यादा सुसाइड करने के चांस होंगे या तलाकशुदा और विधवा या विधुर के ज्यादा चांस करने के? तो जो विडो या विडोर होंगे उसके सुसाइड करने के चांस ज्यादा होंगे, क्योंकि भैया किसके लिए, कोई ग्रुप ही नहीं है ऐसा। तो ये दुर्खाइम ने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए और बोले परिवार का एक इगोइस्टिक टाइप होता है। अब दूसरा इन्होंने धर्म की बात कही। उन्होंने कहा जब धर्म का नियंत्रण ज्यादा होता है तो व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं मिलती। जब धर्म पूरी तरह से हावी, कि मुझे क्या खाना ये धर्म बताएगा। जैसे मैं मांस नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरा धर्म बताता मांस नहीं खाना, मैं गौ हत्या नहीं कर सकता क्योंकि मैं धर्म कहता, तो मैं कुत्ते को पत्थर मार सकता हूँ धर्म को, गाय को नहीं, क्योंकि मेरे धर्म ने मना किया। तो जब व्यक्ति अपनी पूरी दिनचर्या धर्म के अकॉर्डिंग करेगा, सब कुछ धर्म के अकॉर्डिंग करेगा, तो उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत डिसीजन मेकिंग खत्म हो जाएगी। जैसे कैथोलिक में धार्मिक नियंत्रण ज्यादा है, कैथोलिक में कंट्रोल ज्यादा है, और प्रोटेस्टेंट में कंट्रोल कम है। तो मुझे बताओ व्यक्तिगत स्वतंत्रता कब ज्यादा मिलेगी? जब प्रोटेस्टेंट हो, क्योंकि यहां धर्म का नियंत्रण तो बहुत ज्यादा है। तो जब हम कंट्रोल की बात करेंगे तो कैथोलिक वालों का कंट्रोल बहुत ज्यादा है। तो जब कैथोलिक का कंट्रोल ज्यादा होगा तो वहां व्यक्ति खुद के डिसीजन खुद नहीं लेगा, धर्म के अकॉर्डिंग लेगा। तो इसमें सुसाइड करने के जो चांसेस होंगे कैथोलिक में, वो क्या हो जाएंगे? बहुत कम हो जाएंगे। सुसाइड वही करेगा जो अपना खुद सोच सके, वही सुसाइड करेगा जो अपने हिसाब से डिसाइड, उसे मुझे नहीं रहना इस दुनिया में, वही सुसाइड करेगा। पर जिसका रहना नहीं रहना धर्म से डिसाइड होगा वो, तो कैथोलिक में व्यक्ति खुद नहीं सोचता, धर्म के हिसाब से सोचता, इसलिए कैथोलिक में सुसाइड करने के चांसेस कम होते हैं। क्लियर? तो पहला इन्होंने बोला अहमवादी में पहला टाइप है परिवार, दूसरा टाइप है धर्म, और कैथोलिक और इन्होंने बोल दिया। क्लियर? इसलिए उन्होंने कहा कि भैया यहूदी में तो बहुत ज्यादा कंट्रोल है, इसलिए यहूदी में आत्महत्या की दर सबसे कम पाई जाती है, क्योंकि वहां धर्म का कंट्रोल सबसे ज्यादा है। यहूदी तो पूरा काम, पूरी जीवन धर्म के अनुसार चलते हैं। तो जितना ज्यादा धार्मिक व्यक्ति होगा उसके सुसाइड करने की चांस उतने कम होंगे। जितने नास्तिक होगा, क्योंकि उसको तो कोई समूह चाहिए ना, कोई चीज चाहिए जिससे वो जुड़ाव महसूस करे। अब तीसरा, एमाइल दुर्खीम ने जो तीसरा अहमवादी का टाइप बताया वो राजनीति। इसको समझना,
तो इन्होंने जब तीसरा फैक्टर लिया ईगोइस्टिक का, वो लिया पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल फैक्टर। तो इन्होंने कहा ईगोइस्टिक में तीसरा कारक है राजनीति। तो जब कहीं स्थायित्व रहता है, स्टेबिलिटी रहती है, जैसे अशोक के समय रही, जैसे अकबर के समय रही, तो जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत रहती है तो लोग सुसाइड कम करते हैं, क्योंकि एक ग्रुप है उनका, सरकार, उनकी संस्था, जब उनका अस्तित्व, सरकार ही परमानेंट नहीं, शासन बदलता रहता है, तो उनका उस सरकार के प्रति जुड़ाव नहीं रहेगा और ईगो जीत जाएगा। तो जब भी ईगो जीत जाए तो वो ईगोस्टिक सुसाइड होगी, तो आत्महत्या क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। और समझते हैं, मान लो भारत का पाकिस्तान से युद्ध चल रहा है, ठीक है, भारत का पाकिस्तान से युद्ध चल रहा है और एक व्यक्ति का इसी समय ईगो हर्ट हो गया, इसी वजह से गर्लफ्रेंड छोड़ गई, परिवार वालों से झगड़ा हो गया। अब एक तरफ सोच रहा है कि मेरे देश पर संकट है और ऐसा नहीं कब मेरे देश को मेरी जरूरत पड़ जाए, अभी युद्ध चल रहा है, सैनिक मारे गए, कुछ हुआ तो मुझे जाना पड़ेगा। तो इस समय हो सकता है वो देश के लिए किसको छोड़ दे, अपने ईगो को, सुसाइड करने का छोड़। इसका मतलब अगर किसी देश में कोई स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा है, किसी देश में युद्ध चल रहा, तो सुसाइड क्या हो जाएगी, कम। तो अगर फ्रीडम स्ट्रगल किसी देश में चल रहा है तो वहां के लोग सुसाइड की दर कम होगी, उन्हें लगता है चलो मरना है ही है तो अभी क्यों मरे, काम आके मरेंगे ना, तो उस समय सुसाइड का आइडिया छोड़ देंगे। इसका मतलब पॉलिटिकल टाइप का भी ईगोइस्टिक सुसाइड हो सकता है। तो ईगोइस्टिक सुसाइड कब होता है, जब कोई अपने समाज, समूह, परिवार, दोस्त, यार से जुड़ाव कम महसूस करे और जुड़ाव उसका ईगो से हार जाए, जब व्यक्ति का ईगो जीत जाए कि मैं ही सब कुछ हूं, मेरा ईगो हट गया, मैं मर जाऊंगा। तो जब ईगो जीत जाए, उसका समूह हार जाए, तो उसको ईगोइस्टिक सुसाइड कहते हैं। क्लियर हो गया। इसके तीन प्रकार हो सकते हैं, परिवार से जुड़ी ईगोइस्टिक सुसाइड, धर्म से जुड़ी ईगोइस्टिक सुसाइड और राजनीति से जुड़ी। परिवार से जुड़ी मतलब मैरिड व्यक्ति कम सुसाइड करेंगे, तलाकशुदा व्यक्ति ज्यादा सुसाइड करेंगे, कुंवारे लोग ज्यादा सुसाइड करेंगे, विधवा ज्यादा सुसाइड करेगी, विधुर ज्यादा सुसाइड करेंगे, छोटे परिवार ज्यादा सुसाइड करेंगे। धर्म में, जिसमें धर्म ज्यादा कट्टर है, लोगों को छूट कम देता है, वहां सुसाइड कम होगी, जैसे कैथोलिक। और जहां धर्म लिबरल है, छूट ज्यादा देगा, वहां सुसाइड ज्यादा होगी, जैसे प्रोटेस्टेंट। राजनीति जहां स्थिरता है, लोगों को अपना शासन, अपनी सरकार पर भरोसा है, वहां सुसाइड कम होगी। पर जहां शासन पर भरोसा नहीं है, उन्हें लगता है यहाँ की सरकार बदलती रहती, मेरा कल्याण। तो मतलब जब भी वेलफेयर स्टेट होगा, कल्याणकारी राज्य बनेगा, तो लोग सुसाइड कम करेंगे, और जब निरंकुश शासक होगा तब सुसाइड ज्यादा करेंगे। तो जैसी रोमन एम्पायर आया, अव्यवस्था फैली, लोगों ने सुसाइड ज्यादा कर ली। क्लियर हो गया। स्वतंत्रता आंदोलन के समय लोगों को लगता है देश को हमारी जरूरत है, सुसाइड कम करेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय दुनिया भर में सुसाइड की रेट, दुनिया भर तो नहीं, यूरोप में सुसाइड की रेट कम हो गई, क्योंकि उस समय यूरोप के लोग देश के लिए लड़ रहे थे। तो ये हो गया पहला टाइप, ईगोइस्टिक सुसाइड, जहां जुड़ाव सबसे कम है। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे टाइप, जहां जुड़ाव ज्यादा है। तो पहला ईगोइस्टिक, जब समाज का, वही एक्स वाई वाला, आपको एक्सेस याद रखना, जुड़ाव कम तो ईगोइस्टिक, जुड़ाव ज्यादा तो परोपकारी आत्महत्या। जहां भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर देना कि सर ये वाली चीज हमें समझ में नहीं आई, पर हम लोग उस लेवल पर जाके पढ़ेंगे जहां पर आपके सारे कॉन्सेप्ट एक बार में सही होते जाएंगे। तो अगली सुसाइड है एल्ट्रुइस्टिक या परोपकारी आत्महत्या। तो दुर्खीम ने जो दूसरा प्रकार बताया आत्महत्या का, वो परोपकारी या एल्ट्रुइस्टिक बताया। इस पर इन्होंने तीन तरह की परोपकारी आत्महत्या बताई। पहला बताया कर्तव्य आधारित, ऑब्लिगेटरी, एल्ट्रुइस्टिक। कर्तव्य आधारित परोपकारी हत्या, आत्महत्या,
ये पहला टाइप है, ऐसी परोपकारी हत्या जो कर्तव्य आधारित। दूसरा टाइप बताया इन्होंने ऐच्छिक परोपकारी आत्महत्या, वॉलेंटरी एल्ट्रिस्टिक सुसाइड। और तीसरा बताया उग्र परोपकारी आत्महत्या। तो जैसे इन्होंने ईगोइस्टिक को 3 में बांटा था, ऐसे इन्होंने एल्ट्रिस्टिक को भी 3 में बांट दिया, एक्यूट एल्ट्रिस्टिक सुसाइड। इन्होंने कहा आत्महत्या जो दूसरों के लिए की जाती उसे बोलते हैं परोपकारी। ये तभी हो सकता है जब आपका अपने समाज से, परिवार से जुड़ाव बहुत ज्यादा, अपने देश से। ये 3 तरह की होती है, एक कर्तव्य आधारित, एक ऐच्छिक और एक उग्र। तीनों को एक एक करके समझते। पहला है कर्तव्य आधारित परोपकारी आत्महत्या। ऑब्लिगेटरी, इसको लोग बाध्यकारी भी बोल सकते, बाध्यकारी परोपकारी आत्महत्या, एल्ट्रिस्टिक सुसाइड। ध्यान से समझ। ऑब्लिगेटरी का मतलब है कि जब व्यक्ति को लगता है कि मुझे मरना ही पड़ेगा, जब मैं मरूंगा तभी मेरे समाज, मेरे समूह और मेरे परिवार का भला हो। जब लोगों को लगे कि मेरा मरना मेरा कर्तव्य है और मैं मरूंगा तभी मेरे समाज, मेरे परिवार, इन सब का भला होगा। आपको एक एग्जाम्पल पहले भी दिया और अभी भी समझा रहा हूं कि मान लो एक गरीब परिवार है और गरीब परिवार में एक लड़की है और इसके माँ बाप अपनी लड़की की शादी नहीं करा पा रहे क्योंकि इनके पास देने के लिए दहेज नहीं है। अब इसकी लड़की को पता है कि मेरे माँ बाप दोनों दिन रात परेशान रहते हैं, चिंता में घुल रहे हैं मेरा चेहरा देख देख के। तो अगर ये लड़की कल के दिन आत्महत्या कर लेती है तो ये है तो परोपकारी, क्योंकि अपने माँ बाप पर परोपकार करने के लिए सुसाइड किया, पर ये ऑब्लिगेटरी, ये बाध्य है, ये उसकी ड्यूटी बन गई कि भाई तुम्हें मरना पड़ेगा तभी तुम्हारे परिवार का भला हो। और एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक गरीब परिवार है और इसमें एक पेशेंट है और इसका इलाज बहुत महंगा है और इसे पता चल रहा है कि मेरे घर वाले मेरे इलाज के लिए पूरा घर जमीन गिरवी रख रहे हैं और मेरे इलाज के बाद भी मैं ठीक हो जाऊं ऐसी कोई गारंटी नहीं है। तो ये रात को सुसाइड कर लेगा जिससे इसका परिवार कर्जे से बच जाए। ये दूसरा कारण समझ में आ गया। एक व्यक्ति अपने परिवार का भला करने के लिए, इसकी ऑब्लिगेशन है कि मरना ही पड़ेगा परिवार का भला करने के लिए। तीसरा तरीका, एक गरीब पिता जिसका 50 लाख का एक लाइफ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है और इसे, इसके घर में चल रही है बहुत ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस, तंगी, पर इसे पता है कि अगर ये मर जाएगा और बस सुसाइड प्रूव ना हो तो फिर ये क्या करेगा, कंपनी इसके घर वालों को कितने रुपए दे देगी, 50, और इसके घर वालों का फायदा ही फायदा हो। तो अगर कोई व्यक्ति ये सोच के मरता है कि मेरे मरने के बाद मेरे पॉलिसी का पैसा मेरे घर वालों को मिल जाएगा तो वो मर जाएगा। तो परोपकारी आत्महत्या में पहला टाइप है ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी मतलब तुम अगर मरोगे तो तुम्हारे समाज का भला हो जाएगा। दूसरा टाइप, तो पहला समझ में आ गया। दूसरा टाइप है ऐच्छिक, वॉलेंटरी आत्महत्या। वॉलेंटरी आत्महत्या, इसका मतलब क्या है? वॉलेंटरी का मतलब है कि इसमें कोई बाध्यता नहीं, कोई कंपल्सन नहीं। ठीक है, समझते हैं। जैसे मान लो भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, तो इस युद्ध में जाना तुम्हारे लिए कोई बाध्यता थोड़ी है। वहां तो लड़की का मरना जरूरी है, बिना मरे तो उसके घर वालों की चिंता खत्म नहीं होती। उस मरीज
पेशेंट व्यक्ति का मरना जरूरी नहीं तो परिवार की दिक्कत ही नहीं। पिता का मरना जरूरी है कि बीमा उसका था इसलिए मरना जरूरी है। पर अगर भारत पाकिस्तान युद्ध हो रहा है, यहां तुम्हारा जाना जरूरी नहीं, और फिर भी अगर कोई सैनिक जाता है और अपने देश के लिए कुर्बानी देता है तो ये वॉलंटरी है। तो सैनिक ही नहीं, आतंकवादियों के द्वारा जो सुसाइड बम बना जाता है, अपने धर्म के लिए जिहाद के लिए मर गए, तो उनके द्वारा जो जिहाद के लिए सुसाइड की जाती है वो भी ऐच्छिक है, वो भी कंपलसरी नहीं है। तो किसी सैनिक के द्वारा दी गई कुर्बानी, किसी आतंकवादी के द्वारा दिया गया, है ना, उसे तो कुर्बानी भी नहीं बोलना चाहिए गलत तरीके से, पर मर गया तो उसे बोलते हैं ऐच्छिक। तो जब आपका मरना जरूरी ना हो फिर भी आप अगर समाज के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए जान देते हैं तो उसे वॉलेंट्री बोलेंगे, क्योंकि ये जरूरी नहीं, जरूरी होगा तो वो ऑब्लिगेटरी हो। अब तीसरा जो टाइप बोला है दुर्खिम ने परोपकारी का, वो है उग्र परोपकारी आत्मा, एक्यूट एल्ट्रिस्टिक। उग्र मतलब व्यक्ति को अब मरना ही है। क्यों? तो पहला, एक्यूट में ना तो इस पर कोई बाध्यता है, कंपल्सन है। दूसरा, ना तो ये समाज में कोई सम्मान पाने के लिए मर रहा है, क्योंकि जो सिपाही है जब वो कुर्बानी देगा, बाध्यता तो नहीं है, पर जब वो कुर्बानी देगा ऐच्छिक रूप से तो समाज में उसका क्या किया जाएगा? सम्मान। शहीद चौक, शहीद के नाम पे सड़क, शहीद की मूर्ति। तो वॉलेंट्री में जो ज्यादातर है वो सम्मान पाने के लिए, प्रशंसा पाने के लिए। लेकिन जब ना कोई बाध्यता हो, ना कोई सम्मान के लिए हो, केवल अपने जीवन के उच्चतम लक्ष्य को पाने के लिए, तो उसको कहते एक्यूट। जैसे किसी साधु के द्वारा ली गई जल समाधि कैसी है? एक्यूट। किसी जैनियों के द्वारा संथारा प्रथा करके आत्महत्या करना, एक्यूट। किसी बौद्ध के द्वारा खुद को जला लेना, क्योंकि उनमें अलाउड है, एक्यूट। तो वो सारे कारण जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य मतलब मोक्ष को पाने के लिए किया गया हो, उसे एक्यूट एल्ट्रिस्टिक सुसाइड कहते हैं। करो। दुर्खिम ने इस प्रकार से जो परोपकारी आत्महत्या है उसके 3 टाइप बताए। जब आपको मरना ही पड़ेगा अपने ग्रुप के लिए तो उसे ऑब्लिगेटरी या कर्तव्य आधारित बताया। जब मरना नहीं है लेकिन सम्मान के लिए आप मरोगे ग्रुप में, जैसे सैनिक का बलिदान, तो वो ऐच्छिक होगा। और जब आप ना तो अपने ग्रुप के भले के लिए मर रहे, ना सम्मान के लिए मर रहे, केवल अपने जीवन के उच्च लक्ष्य के लिए मर रहे हो, जिससे आपका समाज भी उस लक्ष्य को फॉलो करे, तो वो हो जाएगा एक्यूट। अब अपन को तीसरा, तो पहला हो गया जब समाज का एकीकरण बिल्कुल कम है। तो पहला कब हुआ? अपन ने क्या कहा कि जब समाज से आपका जुड़ाव, इंटीग्रेशन, एफिलिएशन, इंटीग्रेशन और एफिलिएशन बहुत ज्यादा हो जाए तो उसके लिए की जाने वाली आत्महत्या एल्ट्रिस्टिक कहलाएगी। और जुड़ाव बिल्कुल ही ना हो, आपका ईगो ज्यादा हावी हो जाए तो ईगोइस्टिक सुसाइड कहलाई जाएगी। तो ये 2 तो टाइप हमारे कंप्लीट हो चुके। चलो अब तीसरा जो टाइप हमें पढ़ना है सुसाइड का, उसे कहते हैं एनोमिक, नियम विहीन सुसाइड। एनोमिक या नियम विहीन सुसाइड, इसको समझना है। हमारा जो समाज है वो नॉर्म्स से या नियम से चलता है। जब समाज में नियम टूट जाएं तो नॉर्म्स का खत्म होने को एनोमी कहते हैं। तो हमारा सबका जो जीवन है वो नियमों से चलता, हमें पता नहीं चलता, पर बचपन से हमारी परवरिश इस तरह से होती है कि हम अपने आप नियमों से चलना सीखते हैं। जैसे अपने से बड़ों की डिसरिस्पेक्ट नहीं करते,
हमारा नियम है कि बड़ों की रिस्पेक्ट करना, पर समाज में ये नियम जब भी टूटेंगे तो वो एनोमी होगी, और नियम टूटने के बाद उस एनोमिक कंडीशन में अगर सुसाइड कोई करता है तो उसे एनोमिक, चलो समझते हैं। दुर्खीम ने एनोमिक सुसाइड को दो तरीके से समझाया, एक इकोनॉमिक एग्जाम्पल लेके समझाया और एक परिवार का एग्जाम्पल लेके समझाया। समझ रहे हो? अगर किसी व्यक्ति को गड़ा हुआ धन मिल जाए, जमीन से बहुत बड़ा धन मिल जाए, तो आज तक वो जिन नियमों से चलता आ रहा था कि सेविंग करेगा, बचत करेगा 2-2 रुपए की, उन नियमों से चलेगा या सारे नियम तोड़ देगा? अब वो तोड़ देगा। अब वो महंगी करोड़ों की गाड़ी, घर वर सब लाएगा, तो नियमों से तोड़ देगा, और हो सकता है एक कंडीशन ऐसी आ जाए सुसाइड करना पड़े। जैसे जब गुड़गांव नोएडा के किसानों ने जमीनें बेची, करोड़ों में गई, तो उनके बच्चों ने, उन लोगों ने महंगी महंगी BMW मर्सिडीज खरीदी, बहुत पैसा खर्च किया जुए हुक्के इन सब में, और जब पैसे खर्च हो गए तो चूंकि उनके पुराने नियम तो खत्म हो गए थे, कम पैसों में चलना, गरीबी में जीवन जीना, तो उनमें से कई लोगों में, नोएडा गुड़गांव लोगों ने सुसाइड कर ली, लूटपाट की, सुसाइड कर ली। तो पहला कारण है कि आपको बहुत पैसा मिल जाए तो भी नींद भी, या एकदम से कोई घाटा हो जाए, पैसा ही डूब जाए। तो पहला क्या है, आपके पास बहुत सारा पैसा मिल गया, तो आप जो अभी तक जीवन के नियमों से, हम लोग क्या करते हैं, जो 1 तारीख को पैसे आते हैं वो नियम से चलते हुए 30 तक चलाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारा पैसा आ जाए तो भी नियम विहीन हो जाएंगे, एनोमी की कंडीशन। और जब गरीबी हो गई, अब दिक्कत क्या है, गरीबी की वजह से वो व्यक्ति मोबाइल चार्ज ही नहीं कर पा रहा, गरीबी की वजह से वो मूवी देखने ही नहीं जा पा रहा, अब वो पिज्जा ऑर्डर नहीं कर पा रहा। तो आज तक जितने नियमों से चलता आ रहा था कि भूख लग रही थी पिज्जा खा लिया, मूवी देखने का मन था 500 की टिकट ले ली, अब वो देख ही नहीं पा रहा, उसे लगा ये सब जीवन बेकार है, अब तो मैं अपने नियमों से चल ही नहीं पा रहा हूँ, सुसाइड कर लेगा। तो जब व्यक्ति बहुत एकदम से रिच हो जाए और नियम खत्म हो जाए तो भी सुसाइड कर लेगा, एकदम से गरीब हो जाए तब भी सुसाइड कर लेगा। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति बहुत ही डिसिप्लिन में रहते हैं, पैसे बहुत ज्यादा खर्च नहीं करते, उनके सुसाइड के चांस कम है। जो बहुत पैसा उड़ाते हुए चलते हैं और कभी भी जीवन में ऐसा दिन आ गए कि गरीबी आ गई, तो उनके सुसाइड करने के चांस ज्यादा, क्योंकि उन्होंने सीखा ही नहीं कभी कि कम पैसे में कैसे रहते। एक बार एक बच्चे से बोला गया कि गरीबी पे निबंध लिखो, तो उन्होंने कहा एक बच्चा बहुत गरीब था, सेकंड हैंड मर्सिडीज से जाता था, एक ही गाड़ी से उसके पापा ऑफिस जाते थे, उसी से उसको छोड़ते जाते थे, वो दिन में मतलब हफ्ते में बस एक ही बार उनका परिवार मूवी देख पाता था। तो कुछ इतने अमीर लोग हैं कि जब उनसे पूछा गया कि गरीबी पे निबंध लिखो, तो उनने सेकंड हैंड मर्सिडीज को गरीबी मान लिया, हफ्ते में एक बार मूवी देख पाते बस इसको, मनपसंद प्ले स्टेशन नहीं ले पाते, गरीब। जबकि गरीब लोगों से पूछोगे तो कहे 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पाती, फुटपाथ में सोते हैं, घर नहीं है, तन ढकने को कपड़े नहीं। तो कई लोगों ने गरीबी देखी ही नहीं, और ऐसे लोगों को अगर अचानक गरीबी देखनी पड़े तो वो सुसाइड ही करेंगे, क्योंकि उनके लिए जो पुराने नियम थे वो टूट गए। तो जब नियमों की वजह से लोग सुसाइड कर लेते हैं तो उसे एनोमी कहते हैं। ये बात समझ में आ गई। दूसरा इन्होंने उदाहरण दिया परिवार से। एक अच्छा व्यक्ति था, उसके माँ बाप थे, बीवी थी और बच्चे थे, बढ़िया इसका जीवन था, सुबह उठता था, बच्चों के साथ खेलता था, उन्हें तैयार करवाता था, स्कूल भेजता था, पापा के साथ बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ता था, ऑफिस जाता था, लौट के आके टाइम देता था। फिर इनके माँ बाप ने कहा बेटा हमें तीर्थ यात्रा जाना है, और सारा परिवार जा रहा था। अचानक वो बस खाई में गिर गई, उसका परिवार मर गया। अब उसका जो सुबह का रूटीन था बच्चों के साथ खेलना, वो तो नियम विहीन हो गया, शाम को फैमिली के साथ टाइम देता था वो भी नहीं बचा, पापा के साथ पेपर पढ़ता था वो भी नहीं पढ़ता। तो उसके जो जीवन अभी तक नियमों से चलता आ रहा था वो सारे नियम खत्म। अब बहुत ज्यादा संभावना है ये भी किसी दिन सुसाइड कर ही लेगा। आपने सुना होगा कि उसने अपने पत्नी के वियोग में सुसाइड कर ली, वो सब एनोमिक है।
ठीक है, किसी व्यक्ति का तलाक हो गया और उसने सुसाइड कर लिया, कोई महिला विधवा हो गई या विधुर हो गया, सुसाइड कर ली, तो ये सारे कारण किसमें आएंगे, एनोमिक में आ जाएंगे। ये बात समझ में आ गई। तो जब किसी व्यक्ति के अच्छे खासे नियम एकदम से टूट जाएं, चाहे वो बहुत पैसा हो, चाहे गरीबी हो, चाहे परिवार के बिछड़ना हो, तब वो जब वो सुसाइड करता है उसे एनोमिक सुसाइड कहा जाता है। इसके बाद चौथा जो टाइप बताया था वो बताया था भाग्यवादी, फेटलिस्टिक सुसाइड। इनको इन्होंने थोड़ा सा ब्रीफ में ही बता दिया। ये बोला कि जब सामाजिक नियंत्रण बहुत ज्यादा हो जाए तो भी व्यक्ति उस नियंत्रण से बचने के लिए सुसाइड कर लेता है। जैसे मान लो एक लड़की जन्म लेती है किसी तालिबान शासक वाले अफगानिस्तान में, अब उसे ना पढ़ने दिया जाता है, एक बुजुर्ग व्यक्ति से शादी करा दी जाती है, तो जब इतने सोशल कंट्रोल उस पर लाद दिए जाएंगे तो एक बहुत बड़ी संभावना है कि वो सुसाइड कर ले। एक आपने मराठाओं में पेशवा का नाम सुना होगा कि जब बाजीराव की डेथ हुई तो उनके बेटे बालाजी बाजीराव आए, जब उनकी डेथ हुई तो गोविंद राव, माधव राव, नारायण राव, ऐसे कुछ आए। तो बीच में एक राजकुमार थे, वो आखिरी वंशज थे, तो एक 12 भाई परिषद बनी, 12 मराठा सरदार, और उन्होंने उस बच्चे पर इतना कंट्रोल कर लिया कि क्या पढ़ेगा क्या खाएगा, और उसने नारायण राव माधव राव ने सुसाइड ही कर ली। तो नारायण राव माधव राव ने सुसाइड क्यों की, वो तो राजा था, पेशवा था, उसके पास तो सारी सुख सुविधाएं थी, पर दिक्कत थी कि उस पर सोशल कंट्रोल बहुत ज्यादा था। तो इस तरह की सुसाइड को क्या बोला जाएगा, भाग्यवादी सुसाइड। तो हमने कहा 4 तरह की सुसाइड होती है, 4। अगर एकीकरण ज्यादा हुआ तो परोपकारी सुसाइड, कम हुआ तो ईगोइस्टिक सुसाइड, ऐसे ही कंट्रोल खत्म हो गया, जीवन में कंट्रोल खत्म हो गया तो एनोमिक, अब नियम ही खत्म हो गए, और ज्यादा हो गए कंट्रोल तो फेटलिस्टिक सुसाइड। ये 4 तरह के सुसाइड। दुर्खिम ने केवल 4 तरह के सुसाइड नहीं बताए, 6 तरह की मेथड्स भी बताई जिनसे व्यक्ति मर सकता है। तो दुर्खिम ने कहा कि भाई साहब मैं तरीके भी बता रहा हूं किन किन तरीकों से लोग मरते हैं। तो एक तरीका है फांसी लगाना, सबको पता हैंगिंग। दूसरे तरीका है दम घोंट लेना, अपना ही गला दबा लेना तब तक व्यक्ति ना मर जाए। तीसरा तरीका है जहर खाना। चौथा तरीका खुद को गोली मार लेना। पांचवा तरीका किसी ऊंचे जगह से कूद जाना। और छठवां तरीका है डूब कर मर जाना। तो एमाइल दुर्खीम ने न केवल सुसाइड के 4 तरीके बताए, वो 4 प्रकार बताए, बल्कि सुसाइड के 4 तरीके भी बताए। इन्होंने कहा कि जो इंग्लैंड, फ्रांस और जो प्रसा है, इसमें लोग फांसी लगा के ज्यादा मरते हैं। तो उन्होंने कहा इंग्लैंड, फ्रांस और प्रसा में फांसी लगाकर लोग ज्यादा मरते हैं, इटली में डूबकर लोग ज्यादा मरते हैं, जबकि शहरों में लोग ऊंचाई से। अरे भैया शहरों में 8, 9, 10, 12 फ्लोर की बिल्डिंग, तो गांव में कूद के कैसे मरेगा, उसका घर खपरेल वाला है, गिरेगा तो हाथ भी नहीं टूटेगा। तो इन्होंने कहा कि कुछ जगह फांसी से ज्यादा मरते, कुछ जगह डूब के मरते, कुछ जगह शहरों में हाइट से मर जाते। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इस सिद्धांत की बाकी चीजें। तो ये हमारे ख्याल से, मेरे ख्याल से पूरा सिद्धांत यहाँ तक का समझ में आ गया होगा। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।